लेट मी चेक। और आप मुझे एक बार कंफर्म कीजिएगा कि क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक आ रही है या नहीं आ रही है। एंड इफ आई एम ऑडिबल टू यू ऑल देन वी विल स्टार्ट दिस सेशन। यस, स्टूडेंट्स आर कनेक्टिंग, so let wait for technology to connect this session. Technology also takes this time because we are streaming this session. So today आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो फरवरी माह का करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं। लास्ट टाइम हमने जो है वो जनवरी माह का करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। मैं पहले बता चुका हूँ कि ये करंट अफेयर्स जो है वो आपका क्रिप्स करंट अफेयर्स है और बहुत शानदार तरीके से डिज़ाइन किया गया करंट अफेयर्स है। सबसे पहले मुझे ये बताइए, क्या मेरी आवाज़ आपको क्लियर आ रही है? क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो आप तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो थम्स अप कर दीजिए और कमेंट करके बता दीजिए कि आवाज़ सही आ रही है। हिंदुस्तानी नेचुरल गर्ल, लक्ष्मी शियोटा, गुड इवनिंग, निशा हाड़ा, जय हिंद, पूजा मीणा, जय हिंद, विश्राम गोड़ा, सुभाष मीणा, जय हिंद, आप सभी का वेलकम। आज के इस सेशन में हम फरवरी का करंट अफेयर शुरू करेंगे। सो थोड़ी देर आपके जुड़ने का वेट करते हैं। तब तक के लिए एक नया इनिशिएटिव जो मैं शुरू कर रहा हूँ उसके बारे में आपको बता देता हूँ। एक मैंने टॉप 50 टॉपिक्स डिसाइड किए हैं, ठीक है। उनको मैं कल एक वीडियो के थ्रू भी बता दूँगा और अभी भी ये मैं आपको ओवरव्यू में बता देता हूँ। उन टॉप 50 टॉपिक्स को अगले 5 संडेज के अंतर्गत, अगले 5 सप्ताह के अंतर्गत ऑफलाइन क्लास के रूप में मैं कराने वाला हूं। और ऑफलाइन क्लास ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी गई है मेरे द्वारा, ठीक है। गुड इवनिंग टू ऑल। कैलाशी मीना, लक्ष्मी, शिव शक्ति, हेलो, विश्राम, पूजा मीना, यस, आवाज़ आ रही है। ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर। सो हम आज जो बात करने वाले हैं फरवरी करंट अफेयर्स, उससे पहले मैं कुछ बताने वाला था। टॉप 50 टॉपिक जो होंगे उनको मैं आपके लिए ऑफलाइन, पहली बार मैं लाइफ में ऑफलाइन पढ़ाने की सोचा है। एंड लेट्स सी कि किस तरीके का एक्सपीरियंस रहता है। आई फील, मुझे लगता है कभी कभी कि आई कैन एक्सप्रेस माई सेल्फ मोर एंड मोर बेटर वे व्हेन आई एम ऑफलाइन। जब ऑफलाइन में हो सकता हूँ तो मैं और अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकता हूँ कुछ को, क्योंकि जो नॉलेज है वो बच्चों के सामने निकल के आती है। एंड उसमें सबसे अच्छी बात होती है बच्चों के क्रॉस क्वेश्चंस होते हैं तो उनसे और अच्छा फील होता है। तो संडे से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 11 से 2 ऑफलाइन क्लास जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप जयपुर में रहने वाले विद्यार्थी हैं तो ज़रूर आइएगा और ऑफलाइन क्लास शुरू कीजिएगा, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। ओके, सो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज के दिन अपना फरवरी का करंट अफेयर्स। ओके, और कल आपका रिजल्ट दिया जाएगा, लास्ट टेस्ट जो हुआ है उसका, ठीक है। फरवरी का करंट अफेयर्स हम शुरू करने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूँ जनवरी वाला करंट अफेयर्स आपने कर लिया होगा। ये शॉर्ट नोट्स हैं मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। सुपर 60 बैच के अंतर्गत पूरी तरीके से सब विद्यार्थियों को प्रोवाइड करा दिए हैं। सो इसमें हम जो सेशंस देखने वाले होंगे उसके अंतर्गत हम एक तो नेशनल न्यूज़ देखेंगे, उसके बाद में आर्थिक परिदृश्य देखेंगे, फिर उसके बाद में अंतरिक्ष एवं रक्षा प्रौद्योगिकी देखेंगे, फिर उसके बाद में पुरस्कार एवं सम्मान से देखेंगे। कुछ नियुक्तियां हुई हैं और कुछ लोगों के निधन हुए थे उनके बारे में। हमारे प्रीलिम्स के लिए 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, खेल परिदृश्य और ऑपरेशन अभियान, इनमें भी देखेंगे। और अकॉर्डिंग टू द आरएस सिलेबस या जो आरपीएससी के डिमांड के अनुसार है वही हम यूज करेंगे। प्लेस एंड टाइम संडे के दिन 11 से 2 और प्लेस अपना ये रहेगा मालवीय नगर में अपेक्स सर्कल के पास में टॉपर्स नोट्स में एक नया क्लासरूम सेट किया है तो वहाँ पे रहेगा। और 50 स्टूडेंट का एक बढ़िया शानदार सा क्लासरूम बनाया है विद डिजिटल बोर्ड, तो वहाँ पे आपका रहेगा, ठीक है। मैंने आपको उस समय एक नंबर भी दिया हुआ है, एक जो वीडियो डाली है उसमें नंबर भी दिया था, तो उस नंबर को कॉल करके भी आप जो है वो आ सकते हैं। ओके, सो क्या हमें स्टार्ट करना चाहिए आप सेशन को? और हम इस सेशन में बात करने वाले हैं, नमस्ते नमस्ते टू ऑल। इस सेशन में हम फरवरी का पूरा करंट अफेयर्स करेंगे, एक बार देखेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे और फास्ट में करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगी, सारा कुछ आपको कवर होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। सबसे पहली बात, ये अपना फरवरी का करंट अफेयर्स है। चूँकि मैंने ज़्यादातर जितनी भी बुक्स में होता है उसमें लास्ट मंथ का ही करंट अफेयर्स है। फरवरी में इसका मतलब 1 जनवरी से लेके और 31 जनवरी तक का करंट अफेयर्स है। अब चूँकि मैगजीन भी उसी तरीके से होती है तो हमने भी उसी तरीके से किया हुआ है।
राष्ट्रीय परिदृश्य में बात करें तो 26 जनवरी 2023 को हमारा गणतंत्र दिवस मनाया गया था। अभी हमारा 15 अगस्त को जो है वो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। ओके, लेकिन हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी होंगी। आप सबको पता है गणतंत्र दिवस जो मनाया जाता है वो अपना कर्तव्य पथ नई दिल्ली पे मनाया जाता है। उसके अलावा हमारा स्वतंत्रता दिवस कहाँ पे मनाया जाता है, कमेंट में आप मुझे लिख के बताइए। स्वतंत्रता दिवस वी शुड स्टार्ट नाउ। यस, स्वतंत्रता दिवस कहाँ पे मनाया जाता है, कल ही मनाया गया था। बहुत शानदार तरीके से रिप्रेजेंटेशन किया जाता है इंडियन डिफेंस सिस्टम का, तो बताइए मुझे। ओके, गणतंत्र दिवस पे 26 जनवरी को मुख्य अतिथि के रूप में मिस्र के राष्ट्रपति को बुलाया गया था और गणतंत्र दिवस पर जो थीम रखी गई थी 26 जनवरी को, वो थीम रखी गई थी आत्मनिर्भर भारत। और इस आत्मनिर्भर भारत की थीम को पूरा करने के लिए परेड में केवल और केवल मेड इन इंडिया हथियार को शामिल किया गया था। जितने भी डिफेंस के हथियार थे वो मेड इन इंडिया थे। ठीक है, अब इसमें से राजस्थान से रिलेटेड 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे। क्या क्या इंपॉर्टेंट थे? एक तो ये थी कि इसमें प्रथम बार परेड में शामिल की गई वायुसेना की गरुड़ कमांडो टीम, इसका नेतृत्व राजस्थान के पाली के एक व्यक्ति के द्वारा किया गया था और वो थे स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह। तो एक ऑब्जेक्टिव का सवाल यहाँ से बन सकता है, स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जो कि पाली राजस्थान से, उनके द्वारा वायुसेना की गरुड़ कमांडो का नेतृत्व किया गया था 26 जनवरी को। ओके, यस, सभी ने लिख दिया है, खान भाई ने, पूजा मीना ने। लाल किले पे जो है हमारा स्वतंत्रता दिवस का समारोह होता है और गणतंत्र दिवस का समारोह अपना कर्तव्य पथ, ठीक है, जो कि अपना इंडिया गेट के पास में है, वहाँ पे होता है। राष्ट्रपति भवन से लेके पूरा 3 किलोमीटर का स्ट्रेच है इंडिया गेट तक, वहाँ पे होता है। ओके, मोटरसाइकिल पे हैरतअंगेब कारनामे करने वाली जो कोर टीम होती है, सिग्नल कोर के डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व हमारे जोधपुर की लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी के द्वारा किया गया था। तो 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपने 26 जनवरी से याद करने के। एक तो हैं स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह जो कि पाली राजस्थान से थे, उसके अलावा लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी जिनके द्वारा जो मोटरसाइकिल पे करतब किए जाते हैं उनमें डेयर डेविल्स टीम थी, उसका नेतृत्व किया गया था। वहाँ पे झांकियाँ होती हैं, 17 राज्यों की झांकी हुई थी, उसमें उत्तराखंड पहले नंबर पे आया था और महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आया था। ओके, डन। हाँ, समीर योगी वेलकम, कैलाशी मीना, यस, लाल किला। दूसरा इम्पोर्टेंट इश्यू अपना जनवरी 2023 के अंतर्गत आता है, वो अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह के जो द्वीप हैं उनका नाम बदल करके परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे कर दिया गया। 21 द्वीपों का नामकरण 21 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पे किया गया था। और ये कब किया गया? 23 जनवरी 2023 को। 23 जनवरी को क्या है? सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है। 23 जनवरी 2023 को सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती थी? 126वीं जयंती थी। मेनली सुभाष चंद्र को इनको सुभाष जी बोस को जोड़ा जाता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह से, क्योंकि उनके द्वारा सबसे पहले अंग्रेज़ों से अंडमान निकोबार को जीत लिया गया था। अगर आपको ध्यान हो तो उनके द्वारा आर्मी बनाई गई थी जो कि जापान के सहयोग से, और इंडियन प्रिजनर्स जो कि जर्मनी और जापान में थे उनको निकाल करके एक आर्मी बनाई गई थी। आर्मी का नाम बताइए मुझे, अब उस आर्मी का नाम बताइए। और उस आर्मी के द्वारा अटैक करके अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे पहले जीता गया था और वहाँ पे एक सरकार भी बना ली गई थी अपने सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा। तो उसका रिलेशन, सुभाष जी बोस का रिलेशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह से है। इसलिए पहले ही 2018 में वहाँ पे 2-3 इम्पोर्टेंट द्वीप थे। रोस द्वीप, उसका नाम बदल कर सुभाष चंद्र बोस कर दिया गया था। नील द्वीप था, उसका नाम कर दिया गया था शहीद द्वीप। और हेवलॉक द्वीप था, उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया था? स्वराज द्वीप। 23 जनवरी को अपने सुभाष जी बोस का जन्मदिन आता है, इसलिए इस बार और 21 द्वीपों के नाम चेंज कर दिए गए। ठीक है, और उसमें से 2 इम्पोर्टेंट नाम आते हैं हमारे राजस्थान के। बाकी 21 आप याद नहीं रख सकते, लेकिन इंडिया के नाम याद रख, राजस्थान वाले याद रखने पड़ेंगे। मेजर पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, 2 नाम याद रखने हैं। कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जिनको परमवीर चक्र मिला है, और मेजर शैतान सिंह इनको मिला हुआ है। ओके, उसके बाद में सबसे बड़े द्वीप का नाम देश के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ जी के नाम से दिया गया था। ओके, दवा के शेयर और लाइक ठोक दीजिए। जय श्री महाकाल, 5000 लाइक चाहिए मुझे, अजय राठौर। ओके, इट्स ओके। हाँ, तो ये याद रखना है आपको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के 21 द्वीपों का नाम चेंज कर दिया गया है। और नाम में अपने राजस्थान के 2 इम्पोर्टेंट, पीरू सिंह, शैतान सिंह और मेजर सोमनाथ सिंह के नाम पे, जिनको प्रथम परमवीर चक्र मिला था, सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा रोस द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे। ओके, अपना नेक्स्ट खबर है जनवरी 2023 की।
एक नया प्लेटफॉर्म बनाया गया था यूविन। अगर आपको याद हो तो कोविड के टाइम पे कोविन बनाया गया था, ठीक है, कोविन बनाया गया था, और अभी बनाया गया है यूविन, ठीक है। अब यूविन बनाया गया है महिलाओं और बच्चों का जो टीकाकरण होता है उसको डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए। जो भी महिलाएं होती हैं और जो भी बच्चे होते हैं उनका डिजिटल टीकाकरण रखने के लिए यूविन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है। और शुरुआत कब की गई है? जनवरी 2023 में। डेट याद नहीं रखना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये पता होना चाहिए कि यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। ऑब्जेक्टिव सवाल यही बनेगा कि यूविन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्या है। 4-5 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक ऑप्शन ये भी होगा महिलाओं बच्चों के टीकाकरण का डिजिटल रिकॉर्ड रखने के लिए, याद रखना होना चाहिए। ओके, यूविन प्लेटफॉर्म, कोविड वाला कोविन था, आपको याद हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। उसके बाद में एक और प्लेटफॉर्म बनाया गया है सरकार के द्वारा, और वो बनाया गया है परख प्लेटफॉर्म। परख का मतलब परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। बहुत लंबा चौड़ा नाम है, उसका एक्रोनिम कर दिया गया है परख। उसका एक्रोनिम क्या कर दिया है? PARAKH, ठीक है। मोदी सरकार की खास बात यह है कि बड़े बड़े नामों को ये बहुत अच्छे तरीके से जो है उसका एक्रोनिम्स कर देते हैं। एक्रोनिम्स वो शब्द होते हैं जो आपको लॉन्ग रन तक बहुत आसानी से सारी चीज़ें याद रख पाते हैं। मोदी सरकार की खास बात ये भी है कि नारे भी बहुत अच्छे लेके आते हैं वो। ओके, इस बार एक्रोनिम के मामले में अपोजिट पार्टी कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा नाम यूज किया है। अपनी जो कंबाइंड पार्टी बनाई है 26, उनका नाम उन्होंने एनडीए रख दिया, एंड बीजेपी एक तरीके से तिल मिला गई उस नाम से। ओके, वो भी एक्रोनिम यूज करने का तरीका है। एक्रोनिम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं आपसे जब पढ़ाने की बात करता हूँ तो मैं बोलता हूँ की पॉइंट्स निकालिए, और की पॉइंट्स में से आप पहले वर्ड को निकाल के बहुत एक शानदार सा एक शब्द बनाइए जो आपके माइंड में फिट हो जाए, लॉन्ग रन तक याद रखे। अब आप इस नाम को याद नहीं रख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने एक सिस्टम उस तरीके से बनाया कि वो परख नाम उनका हो गया है। ओके, ये क्या है? एनसीईआरटी के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक बनाया गया है, स्टैंडर्ड बनाया गया है। उद्देश्य क्या है? देश के मान्यता प्राप्त स्कूल बोर्डों के लिए छात्रों का मूल्यांकन के लिए मानदंड निर्धारित करना, मानक बनाना और दिशा निर्देश देना। तो ये कोई खास बात नहीं है। एक तरीके से परख क्या है? परख एक तरीके से एक नियामक या स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं, उनके आधार पे एनसीईआरटी के स्कूलों का मूल्यांकन किया जाएगा। और ये सब किस तहत हो रहा है? ये अपनी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत हो रहा है। आपको ध्यान होगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में आई थी, उसमें हमारा करिकुलम चेंज कर दिया गया है, धीरे धीरे उसका इम्प्लीमेंटेशन होना शुरू हो चुका है। ओके, गुड। आज़ाद हिंद फौज, आज़ाद हिंद फौज सबने नाम बोल दिया है। आज़ाद हिंद फौज बनाई गई थी सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, और उन्होंने जापान से इधर की साइड में सिंगापुर होते हुए अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे आक्रमण किया था, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेज़ों से छुड़ा लिया था। भारत की पहली आज़ादी आज़ाद हिंद फौज के द्वारा दिलाई गई थी, ठीक है। और उसके बाद में उन्होंने मणिपुर पे भी आक्रमण किया था, वहाँ पे भी सफलता मिल गई थी शुरुआत में, लेकिन बाद में मणिपुरी जनजातियों और कांग्रेस अपना ब्रिटिश सरकार जो है वो हावी हो गई थी। उसके बाद में सुभाष जी बोस वहाँ से छोड़ कर के जब प्लेन के द्वारा जा रहे थे तो रास्ते में उनका दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, ऐसा कहा जाता है। बाकी उसके रिगार्डिंग बहुत कुछ जो है वो कंट्रोवर्सी चलती हैं, और बहुत कुछ ये कहा जाता है कि वहाँ पे वो विमान दुर्घटना में मरे नहीं थे। कितना खूबसूरत हैंड राइटिंग है, बिल्कुल मोती लग रहे हैं। चलो, बहुत शानदार। हम और हमारी टीम आपको बहुत शानदार कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऑफलाइन टेस्ट भी वहीं होगा और ऑफलाइन क्लास भी वहीं होगी। दोबारा से रिमाइंड करा देता हूं, इसी संडे को हम पहली बार ये ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने डिसाइड किए 50 टॉपिक मैं आपको बता देता हूं। ये 50 टॉपिक हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे, ठीक है। वर्ल्ड ज्योग्राफी के, इंडिया ज्योग्राफी के, राजस्थान ज्योग्राफी के, इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन हिस्ट्री के, राजस्थान की हिस्ट्री, आर्टिकल्चर और पॉलिटी साइंस के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं। इनका शॉर्ट नोट्स आपको मिलेंगे, एंड ये हम ऑफलाइन पहली बार शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। और जो ऑफलाइन नहीं आ सकते उनको घबराना नहीं है, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएगा, और रिकॉर्ड होने के बाद में 2-3 दिन बाद में एडिट के बाद में आपको मिल जाएगा। लेकिन मेरा सजेशन है कि मैं पहली बार ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ, तो आप आने की कोशिश कीजिए, मेरा ऑफलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी आप लीजिए। मैंने लोकेशन आपको बताई है, टॉपर्स नोट्स मालवीय नगर में आपको जो है वो ऑफलाइन, ये पहली बार मैं ट्राई कर रहा हूँ, तो आप इसमें उत्साहवर्धन कीजिए। सर, आप ऑफलाइन क्लास के बाद में ऑनलाइन क्लास नहीं लेंगे? बीकानेर से जयपुर नहीं, ऑनलाइन भी मिल जाएगा, डोंट वरी। ओके ओके, सबसे अच्छी बात यह है कि आप कमेंट्स को देखते हो। ओके ओके, चलो, हाँ, दूसरा पॉइंट हो गया। अब तीसरा अपना यूविन वाला हो गया,
परख वाला हो गया। नेक्स्ट पे आते हैं आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम। ये पुराना कार्यक्रम था, थोड़ा सा उसे रिन्यू कर दिया गया। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है? ये अपना केंद्र सरकार बहुत सारे जिलों को चिन्हित कर रही है, अपने पूरे देश में 500 से ज़्यादा जिलों को चिन्हित करके, और वहाँ पे ईज ऑफ लिविंग कैसी है इसको सुधारने का काम कर रही है आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत। ठीक है, मुख्य सचिवों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में उसकी घोषणा हुई थी। अब उसमें जो जिलों की संख्या है बढ़ा करके 500 कर दिए। अब इसमें सवाल ये नहीं बनेगा कब हुई घोषणा, कब हुई, आपको ये पता होना चाहिए आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम क्या है। आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम केंद्र सरकार का एक महत्वाकांक्षी योजना है या प्लान है, जिसके तहत केंद्र सरकार 500 से अधिक चिन्हित ब्लॉकों के नागरिकों की लाइफ को बढ़ाने का काम कर रही है। ईज ऑफ लिविंग का जो ईजीनेस है उसे बढ़ाने का काम कर रही है, आसान जीवन बनाने का कार्य कर रही है। ये किस में हो रहा है? आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत। ओके, उसके अलावा जनवरी में ही हमारा राष्ट्रपति भवन जो है उसके बगल में एक बहुत शानदार गार्डन है, अंग्रेज़ों के टाइम पे बनाया गया था। उस समय उसका नाम था मुगल गार्डन, अब उसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? अमृत उद्यान। चलो एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कर्तव्य पथ। ठीक है, कर्तव्य पथ 26 जनवरी पे यहाँ पे परेड होती है। ओके, इसका पुराना नाम आप बता दीजिए कि क्या था। ठीक है, कमेंट में आंसर दे दीजिए उसका पुराना नाम। सर आपका पॉलिटी का कंटेंट शानदार है। श्योर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। क्लास भी और टेस्ट भी अपना मालवीय नगर में ही करेंगे, और जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उन सबको कल मैं कॉल करूंगा, सबसे मैं बात करूंगा। कोमलिका, लक्ष्मी सिसोदिया, राधेश्याम, सबका वेलकम। चलो नेक्स्ट अब पॉइंट पे चलते हैं। करंट अफेयर्स में नालंदा में खोजे गए स्तूप। नालंदा बिहार के अंतर्गत अपना बहुत प्रसिद्ध, पुराने समय पे कोई उस समय पे पुराने टाइम पे वहाँ पे बहुत फेमस यूनिवर्सिटी रहती थी, और वहाँ पे बौद्ध, जैन और हिंदुइज्म को पढ़ाया जाता था नालंदा विश्वविद्यालय में। ठीक है, और वहाँ आसपास में चूँकि वो बिहार जो एक तरीके से नालंदा जो था वो बौद्ध धर्म का केंद्र था, तो वहाँ पे 2 नए स्तूप खोजे गए हैं, 1200 साल पुराने हैं ऐसा माना गया है। ठीक है, और यहाँ पे लघु स्तूप भगवान बुद्ध की आकृतियों को दर्शाते हैं यहाँ पे। ठीक है, बस इतना पता होना चाहिए कि 2 नए स्तूप कहाँ खोजे गए? नालंदा बिहार में। इसमें से कोई भी खास सवाल नहीं बनने वाला है, बट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में था तो ये हो गया। सर ओल्ड नेम राजपथ था, आज आपके दर्शन हो गए। वेलकम। दर्शन तो कुछ नहीं है। हाँ, किसी ने बताया था कि सड़क से उठाकर आरे सुना देंगे। ओके चलो, वंदे भारत एक्सप्रेस का तो आपको कुछ याद नहीं करना है। वंदे भारत एक्सप्रेस तो अभी तो 25 से ज़्यादा हो गई हैं, पहले करंट अफेयर्स में नाम चलती थी, अब नहीं याद रखना है। ओके, बहुत सारी हो गई हैं, जुलाई 2023 तक अपनी 25 से ज़्यादा हो गई हैं, तो नहीं याद रखना है। बस इतना ध्यान रख सकते हो, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस नई दिल्ली से और वाराणसी की चलाई गई थी और 2019 में चलाई गई थी। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र। पानी जो पिया जाता है उसकी पेयजल की स्वच्छता और उसकी क्वालिटी चेक करने के लिए एक केंद्र बनाया गया है कलकत्ता में। ओके, और उस केंद्र या संस्थान का नाम रखा गया है बीजेपी के एक प्रमुख लीडर जिनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान। और कहाँ बनाया गया है? कोलकाता में एक जगह है, उसका नाम है जोका। प्रीलिम्स का सवाल बन सकता है, जोका नाम की जगह पे राष्ट्रीय पेयजल स्वच्छता एवं गुणवत्ता केंद्र बनाया गया है। एक इम्पोर्टेंट स्थान आता है संमेद शिखर जी पर्वत। आपने जिस समय ये जनवरी फरवरी में था तो उस समय बहुत सारे बच्चों ने न्यूज़ में देखा होगा, कुछ जैन धर्म के लोग या जैन धर्म के सब ज़्यादातर लोग जो है एक आंदोलन कर रहे थे। और आंदोलन क्या था कि झारखंड में एक पहाड़ी है, उसका नाम है पारसनाथ पहाड़ी। जिला है गिरिडीह है जिला, तो झारखंड के गिरिडीह जिला में पारसनाथ पहाड़ी पर वहाँ पे संमेद जी शिखर का जो है वो वहाँ पे एक जैनियों का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। झारखंड सरकार ने सोचा कि ये प्रमुख तीर्थ स्थल है, यहाँ पे पाठ पूजा होती है जैनियों की, क्यों ना इसे हम क्या कर दें, इसे हम पर्यटन स्थल बना दें और इको टूरिज्म की सारी गतिविधियाँ कर दें। और उस चीज़ का जैनी लोगों ने विरोध किया। कारण ये था कि अगर आप इसे इको टूरिज्म बना देंगे, इसे पर्यटन स्थल बना देंगे, तो हमारा जो मेन धार्मिक उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा। इसका विरोध किया, लास्ट में केंद्र सरकार ने उसे कैंसिल कर दिया गया। ओके,
अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल घोषित किए जाने के विरोध में केंद्र सरकार ने तत्काल यहाँ पर्यटन इको टूरिज्म गतिविधियों पे रोक लगा दी। ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल बन सकता है। सम्मेद शिखर जी, ये कहाँ पे आता है? पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड में, गिरिडीह जिला में। ओके, लोकेशन इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। ओके, उसके अलावा आपको पता होगा G20 की अलग अलग बैठकें चल रही हैं, अलग अलग बैठकें, ठीक है, जिनमें स्वास्थ्य समूह की बैठक हुई थी, वो तिरुवनंतपुरम केरला में हुई थी। ओके, उसके अलावा मैं अगर आपसे पूछूं शेरपा सम्मेलन G20 का कहाँ पे हुआ था, तो वो आपको कमेंट में मुझे बताना है। ओके, गुड इवनिंग अशोक जी, गुड इवनिंग, वेलकम। यस, गुड। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन दिवस आएंगे तो वहाँ पे भी पता चलेगा। देखो कुछ सम्मेलन जैसे कि राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 12 जनवरी 2023, 12 जनवरी को हमारे बहुत महान आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है। उस दिन हमारे इंडिया में युवा महोत्सव मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। तो अभी कहाँ पे मनाया गया था? वो हुबली, धारवाड़, कर्नाटक में मनाया गया था। बाकी कुछ खास बात नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए। विकसित युवा विकसित भारत इसका थीम थी, और वैसे डेट पता होना चाहिए, 12 जनवरी आपको पता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर ये मनाया गया था। ओके, शेरपा सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? यस, उदयपुर में शेरपा सम्मेलन हुआ था। उदयपुर में MS, गुड इवनिंग, वेलकम आपका। उदयपुर में शेरपा सम्मेलन हुआ था। उसके बाद में हम बात करते हैं 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी ये सब दिवस में भी याद कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। 3 जनवरी को भारतीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है एक तरीके से, और उसी दिन बहुत बड़े लेवल पे ऑल इंडिया में एक कॉन्फ्रेंस होता है साइंटिस्ट लोगों का। अभी वो कौन सा था? 108वां, यानी अंग्रेजों के टाइम पे हर साल जैसे कांग्रेस का सम्मेलन होता है, इसी तरीके से साइंटिस्ट लोगों का सम्मेलन होता है। और कौन सी तारीख को होता है? 3 जनवरी के दिन ये सम्मेलन होता है। अब की बार 2023 की जनवरी में जो सम्मेलन किया गया था, वो महाराष्ट्र में एक यूनिवर्सिटी है, उसका नाम है संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय। ओके, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। ओके, और इसका थीम भी ध्यान रखना है। इस बार के लिए थीम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महिलाओं से रिलेटेड थीम थी। तो महिला सशक्तिकरण के साथ में इंक्लूसिव ग्रोथ एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी का महिलाओं के द्वारा विकास, ठीक है। इसमें नेतृत्व किया गया था डॉक्टर विजय लक्ष्मी सक्सेना। यानी अब की बार जो भारतीय विज्ञान कांग्रेस का थीम था, वो महिलाओं से रिलेटेड ही था। ओके, ध्यान रह जाएगा। उसके बाद में अपना प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी 1915 को गांधी जी अफ्रीका से लौट करके भारत आए थे, और उसी दिवस की याद में, ठीक है, 8 और 9 जनवरी को, मेनली 9 जनवरी, बट 8-9 जनवरी 2 दिन का प्रोग्राम होता है, बट 9 जनवरी याद रखना। 9 जनवरी 2023 को इंदौर में, MP में इस बार का प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था। ओके, और इस बार जो विषय रखा गया था, थीम रखा गया था, वो अमृत काल में भारत की प्रगति में प्रवासियों का योगदान। ठीक है, अमृतकाल कौन सा है? कमेंट में लिख के बताइए अमृतकाल कौन सा है। ठीक है, सन बताइए मुझे। वैसे मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, भारत की आज़ादी के 75वें साल से और 100वें साल तक का जो टाइम है, जो 25 साल है, उसे अमृतकाल नाम दिया गया है हमारी सरकार के द्वारा। तो अमृतकाल में भारत की प्रगति में भारत से बाहर रहने वाले लोगों का भारत की प्रगति में क्या योगदान रहने वाला है, ये इस बार थीम रखी गई थी इस बार के लिए। ओके, उसके बाद में यहाँ पे अब की बार जो प्रवासी भारतीय सम्मेलन हुआ था, उसमें अतिथि 2 लोग थे, गुयाना के राष्ट्रपति और सूरीनाम के राष्ट्रपति। गुयाना और सूरीनाम ये वेस्ट इंडीज़ वाला देश जो है उनके पास में है, और वहाँ पे अधिकतर जनसंख्या भारतीय है एक्चुअली में। बिहार से और यूपी से गिरगिट मजदूर गए थे वहाँ पे, गिरगिट मजदूरिया बोलते हैं उन्हें। तो पुराने टाइम पे गए थे, अंग्रेज़ों के टाइम पे, उस समय वो मजदूर के रूप में गए थे वहाँ पे, एंड धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इवॉल्व करना शुरू किया, और आज के टाइम पे वहाँ की राजनीति में मुख्य भूमिका निभाते हैं भारतीय लोग। तो गुयाना के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी, ये अब की बार प्रवासी सम्मेलन से जो थे। यस, राधे श्याम ने लिख दिया है 2022 से 2047 तक का अमृतकाल है। और इस अमृतकाल में जो है वो, इस अमृतकाल में
प्रवासी लोगों का भारत में क्या योगदान रहने वाला है, इस बार की थीम ये रखी गई थी और इस बार पे कमेंट किए गए होंगे लोगों के द्वारा, अलग अलग व्याख्यान दिए गए होंगे। ओके यस। अब की बार शेरपा सम्मेलन G20 का उदयपुर में हुआ था और व्यापार से रिलेटेड सम्मेलन जो हुआ था वो जोधपुर में हुआ था। ओके, उसके अलावा एक और की पॉइंट है, थोड़ा सा याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। एक नई टेक्नोलॉजी चल रही है, प्रथम कोयला गैसीकरण, कोयला गैसीकरण, ठीक है। कोयला से गैसीकरण, इसमें क्या होगा कि कोयला से अलग से एक तरीके से हाइड्रोजन को अलग निकाला जाएगा, CH4 मीथेन से हाइड्रोजन को अलग निकाला जाएगा और रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करने का कार्यक्रम किया जा रहा है एक तरीके से। तो कोयला गैसीकरण पे आधारित उर्वरक संयंत्र बनाया गया है, कहाँ पे, उड़ीसा में तलचर नाम की जगह पे। याद रख लेना, ये डेट याद नहीं रखनी है, याद पता होना चाहिए। एक नई टेक्नोलॉजी आई है बिजली जनरेट करने की और वो है कोयला गैसीकरण, ठीक है। कोयला गैसीकरण एक ऐसी पद्धति है, जैसे मीथेन है, CH4 है, इसमें से हाइड्रोजन को बाहर निकाला जाना, ये जो पद्धति है वो कोयला गैसीकरण की पद्धति है। तो इसमें जो है वो हमारे इंडिया में पहला उर्वरक संयंत्र लगाया गया है और वो कहाँ लगाया गया है, तलचर उड़ीसा में, याद रखना। उसके अलावा एक छोटा सा की पॉइंट है, संपर्क क्रांति जो दिल्ली से अहमदाबाद चलती है उसका नाम बदल के अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया गया है। ये कोई बड़ा पॉइंट नहीं है, याद रहना चाहिए। उसके बाद में एक सिस्टम बनाया गया है, इंडियन रेलवे सिस्टम, ठीक है, सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, CRIS, ठीक है। CRIS करके एक संस्था भी बना रखी है और वो क्या कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे आधारित ये वेटिंग लिस्ट में और एक अधिक पारगम्यता लाने के लिए और अधिक दक्षता लाने के लिए एक CRIS सिस्टम बनाया गया है। इससे वेटिंग लिस्ट में 5 से 6% की कमी आएगी। मतलब कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, एक तरीके से इंडियन रेलवे का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI बेस्ड एक प्रोग्राम है, जिसके तहत जो रेलवे की बुकिंग होती है वो आसान हो जाएगी और उसमें गड़बड़ियाँ नहीं होने की बजाय और वेटिंग लिस्ट में भी कमियाँ आ जाएंगी। बस इतना है और कोई खास बात नहीं है। CRIS, सवाल क्या बनेगा, किसके द्वारा बनाया गया है, ये CRIS इंडियन रेलवे का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है। उसके बाद में अगला सवाल, MB गंगा बिलास क्रूज, शेरपा सम्मेलन उदयपुर में, व्यापार सम्मेलन जोधपुर में, राजा रेस, बिल्कुल सही है। पीयूष जैन 2022 से 47 तक का अमृतकाल है। नेक्स्ट पॉइंट है अपना राष्ट्रीय परिदृश्य में, MB गंगा बिलास क्रूज, ठीक है। आपको अगर ध्यान हो तो नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 कौन सा है, कमेंट में मुझे लिख के बता दो। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 कौन सा है, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 कौन सा है, मुझे कमेंट में आना चाहिए। उसके अलावा मैं गंगा बिलास क्रूज के बारे में बता देता हूँ। वाराणसी से एक क्रूज जाएगा, ठीक है, और जनवरी में 2023 में शुरू की गई थी, और वाराणसी से ये जाएगा असम के डिब्रूगढ़ तक, ठीक है, और ये वाराणसी से असम के डिब्रूगढ़ तक जाएगा। इसमें लोग बैठेंगे और 51 दिन 3200 किलोमीटर की ये यात्रा कराएगा। क्रूज आप जानते ही हो, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे खाना खाते हैं, वहीं पे एंजॉय करते हैं, वहीं पे पब होता है और वहीं पे सारी सुविधाएं होती हैं। एक बड़ा गांव के जैसा जहाज होता है, वो होता है क्रूज, और ये इसका नाम क्या है, MB गंगा बिलास क्रूज, ओके। और ये किस नेशनल वाटर हाईवे पे है, आप कमेंट में लिख के बता देंगे, ओके। भारत द्वारा डीजल आपूर्ति भारत बांग्लादेश मैत्री पाइपलाइन की शुरुआत की गई है, ये कोई खास बात नहीं है। मैत्री वाला जहाँ पे भी कोई शब्द आएगा ना, वो पॉइंट आप याद रख लेना। अब आगे भी ध्यान रखना, मैत्री वाला जो शब्द आएगा वो मोस्ट ऑफ दी बांग्लादेश के साथ में ही होंगे, ठीक है। मैत्री वाले जो पॉइंट आएंगे, ओके। पाइपलाइन बनाई गई है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें से ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल नहीं आएगा। मैंने 2 सवाल पूछे, नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 बताइए मुझे और नेशनल वाटर हाईवे नंबर 2 बताइए मुझे, ओके। कहाँ कहाँ पे हैं, नहीं, महेंद्र गोठवाल ने बोला है कि वाराणसी टू डिब्रूगढ़, नहीं, थोड़ा सा चेंज कीजिए। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 रिमाइंड कीजिए, याद आ जाएगा आपको। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 1 यानी राष्ट्रीय जल राजमार्ग, ठीक है, नंबर 1 वाला और नंबर 2 वाला। कमेंट में बताइए, याद आ जाएगा थोड़ा सा, अगर आप वहाँ देखा होगा तो आपको याद आ ही जाएगा। मैंने इंडिया ज्योग्राफी के अंतर्गत बताया था, नहीं याद तो और भी याद कर लीजिए। चलो, राष्ट्रीय परिदृश्य हुआ, रिमाइंड करते हैं एक बार, पूरा कवर हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने यहाँ डाली हुई हैं, उससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
74वां गणतंत्र दिवस समारोह 26 जनवरी को हुआ, सबको पता है। कहाँ हुआ? कर्तव्य पथ पे हुआ, सबको पता है। इम्पोर्टेंट, कौन आए थे? मिस्र के राष्ट्रपति आए थे, ध्यान रखना। थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत। सभी जो हथियार दिखाए गए थे भारत में निर्मित थे। 2 लोगों के नाम याद रखने हैं। स्क्वाड्रन लीडर प्रीतम सिंह, इन्होंने गरुड़ कमांडो का नेतृत्व किया था, और लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी, इन्होंने जो है वो मोटरसाइकिल डेयर डेविल्स टीम का नेतृत्व किया था, और पहले नंबर पे उत्तराखंड आया था। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं अंडमान निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम चेंज किए जा रहे हैं, और कब किए जाएंगे? जब सुभाष चंद्र बोस की जयंती होगी, तो 23 जनवरी के दिन। सबसे पहले तो 2008 में रोज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस रखा गया। अभी चेंज किए गए उनमें से परमवीर चक्र सोमनाथ के नाम पे, मेजर सोमनाथ के नाम पे सबसे बड़े द्वीप का नाम रखा गया, और राजस्थान के 2 लोग पीरू सिंह और मेजर शैतान सिंह, ठीक है, इनके नाम पे भी वहाँ पे चेंज कर दिया गया है द्वीपों के नाम, ठीक है। यूविन महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण से रिलेटेड एक प्लेटफॉर्म बनाया गया। परख जो है वो एनसीईआरटी के द्वारा 10-12 लेवल पे एक स्टैंडर्ड या मानक बनाया गया है, जिनके आधार पे जो है वो छात्रों और विद्यालयों का जो है वो मूल्यांकन किया जाएगा। ओके, आकांक्षी ब्लॉक 500 ब्लॉकों को चिन्हित करके वहाँ पे लोगों की लाइफ स्टैंडर्ड को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है सरकार के द्वारा। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया गया। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं नालंदा में खोजे गए स्तूप। नालंदा में कोई बड़ी बात नहीं है, 2 स्तूप खोजे गए। वंदे भारत सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी? नई दिल्ली से वाराणसी के बीच में। राष्ट्रीय पेयजल गुणवत्ता केंद्र जोका कोलकाता में। समेत शिखर जी पर्वत, ये झारखंड में है, पारसनाथ जी की पहाड़ी पर है। G20 का पहला स्वास्थ्य समूह का तिरुवनंतपुरम केरल में। शेरपा की उदयपुर में, और व्यापार से रिलेटेड जोधपुर में। युवा महोत्सव हुबली धारवाड़ में। कोई खास बात नहीं। 108वां, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी भारतीय विज्ञान कांग्रेस, इसका कॉन्सेप्ट जो था वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास और विज्ञान प्रौद्योगिकी का विकास, ठीक है। तो इस बार थीम क्या थी? महिला सशक्तिकरण पे थी, और इसलिए महिला को ही अध्यक्ष बनाया गया था, डॉक्टर विजय लक्ष्मी सिन्हा को। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 9 जनवरी के दिन, ठीक है। इधर 108वां भारतीय कांग्रेस, ये 3 जनवरी की, और युवा वाला 12 जनवरी को ने 12 जनवरी को अपने स्वामी विवेकानंद जी, 3 जनवरी को अपना कांग्रेस, विज्ञान कांग्रेस, 9 जनवरी को महात्मा गांधी जी आए थे, तो इसमें डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली और राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ओके, उसके अलावा कोयला गैसीकरण पे ओडिशा तलचर में। गुजरात संपर्क का नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस। उसके बाद में CRIS करके एक सिस्टम बनाया गया है अपनी इंडियन रेलवे के द्वारा, उससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके और जो हम टिकट बुकिंग करते हैं उसको आसान और इजी बनाया गया है। MV गंगा बिलास क्रूज, ये जो है वो वाराणसी से शुरू किया गया है, डिब्रूगढ़ तक जाएगा और इक्यावन दिन तक की यात्रा कर सकते हैं। ओके, नाउ आई रिमाइंडेड एवरीथिंग। ओके, यस, देखो नेशनल वाटर हाईवे, किसी ने बोला है वाराणसी से डिब्रूगढ़, एक ने बोला है सदोई टू डिब्रूगढ़ गंगा के, और किसी ने बोला है निशा हाड़ा ने सबसे पहले सही बोला है। अरे थोड़ा सा रिमाइंड किया करो चीज़ों को, बहुत आसान तरीके से बोला है। निशा हाड़ा ने बिल्कुल सही बोला है, और उन्होंने बोला है, निशा हाड़ा ने, इलाहाबाद टू हल्दिया। ओके, इलाहाबाद टू हल्दिया तक जो है वो नेशनल वाटर हाईवे है हमारा, ठीक है, याद रखना है। एंड नेक्स्ट अपना नेशनल वाटर हाईवे 2 जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, सडिया टू डिब्रूगढ़। सदिया बोलते हैं, सदिया बोल देते हैं उसे, या कुछ लोग इंग्लिश में बोलते हैं SADIA, ठीक है, सडिया टू डिब्रूगढ़ तक का, ठीक है, याद रखना है। चलो, जब इतनी बात हो ही गई है, पीयूष जैन ने उनको रिवाइज कर दिया है। नेशनल वाटर हाईवे नंबर 3 भी मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। ओके, आई एम हेयर फॉर योर कमेंट्स। तब तक मैं शुरू करता हूँ आर्थिक परिदृश्य। ये हमारा करंट चल रहा है फरवरी 2023, जिसमें जनवरी 2023 का सारा डाटा उपलब्ध होता है। इंडिया ने कुछ देशों के साथ में, कुछ 10 देशों के साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया, और उन कॉन्ट्रैक्ट के साथ में इंडिया ने उन देशों में UPI अलाउ कर दिया। इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा इनोवेशन, अगर किसी चीज़ को माना जा सकता है टेक्नोलॉजी में, NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा डिज़ाइन किया गया, और वो है UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ठीक है।
और इस यूपीआई को जो है वो अलग अलग 10 देशों में अलाउ कर दिया गया है। 10 देशों के अप्रवासियों को धन हस्तांतरण के लिए यूपीआई उपयोग अलाउ कर दिया गया है। वेरी गुड। ओके, यस, ओके। और क्या खबर है, भारतीय राष्ट्रीय अनुसंधान एनपीसीआई के द्वारा 10 देशों के अप्रवासियों को एनआरआई व एनआरओ क्षेत्र में यूपीआई उपयोग करके धन हस्तांतरण करने की अनुमति दे दी है। 10 देश हैं, नाम याद कर सको तो कर लेना, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, बट थोड़ा सा माइंड याद कर सको तो इतना कोशिश करना, जिन देशों के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, जिन देशों में भारत से लोग जाकर के काम करने जाते हैं उन देशों में, तो उन देशों में यूपीआई अलाउ करवा दिया गया है। जैसे कि अपना संयुक्त अरब अमीरात, यहाँ पे अलाउ कर दिया गया यूपीआई। सऊदी अरब, क्योंकि भारत के बहुत सारे लोग यहाँ जाके काम करते हैं। उसके अलावा कतर, ओमान, ये तो हो गए अपने खाड़ी देश। उसके बाद में हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, ज़्यादातर पंजाबी लोग वहाँ जाके बस जाते हैं। सिंगापुर में साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग जाके बसे हुए हैं। ओके, उसके बाद में हांगकांग में भी साउथ इंडिया के बहुत सारे लोग बसे हुए हैं। बचे हुए 2 इंपॉर्टेंट देश हैं, ब्रिटेन और अमेरिका, रिमाइंड कर लें और बेटर है। ओके, उसके बाद में अभी निवेश के रिगार्डिंग डाटा था। निवेश के रिगार्डिंग डाटा कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। अभी इंडिया में 2022 में जो निवेश हुआ है उसमें ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा निवेश गुजरात में हुआ है और उसके बाद में राजस्थान में हुआ है, बस। ठीक है, इतना ध्यान रख लेना, और कुछ भी याद नहीं है। ओके, उसके बाद में हमारे भारतीय रिजर्व बैंक ने एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पेमेंट के एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए मंजूरी दी है। उसका नाम है भारत पे। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भारत पे को अलाउ कर दिया गया है फिनटेक के लिए, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, एग्रीगेटर। अच्छा, भारत पे चलो बात चल रही है तो बताओ, भारत पे जो है किसके द्वारा फाउंड किया गया था? फाउंडर का नाम बता सकते हो आप? ठीक है, मेन हेड जो थे, जो कि शार्क टैंक में आते थे। चलो, संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया है। ये तो नॉर्मल सा पॉइंट है, और एक सवाल पक्का बनने वाला है यहाँ से, ये तो रटा हुआ होना चाहिए आपको हर हाल में। ओके, तीसरे का आंसर अब दिया है निशा हाड़ा ने और पीयूष जैन ने, बहुत लेट करके। कोल्लम टू कोट्टायमपुर, ठीक है, रटे होने चाहिए ये नेशनल वाटर। सवाल बनेगा हमारा इंडिया ज्योग्राफी में परिवहन वाला सवाल आता है। ठीक है, लास्ट ईयर से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब विश्व के जितने भी ऑटो बाजार हैं उनमें इंडिया तीसरे नंबर पे आ गया है, यानी इंडिया में 4 व्हीलर एंड 2 व्हीलर का जो नंबर है वो हम चाइना और अमेरिका के बाद में तीसरे नंबर पे ऑल वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा 4 व्हीलर यूज करने लग गए हैं। ओके, ये भी अच्छी बात है। ओके, बाकी अगर जीडीपी की बात करें तो जीडीपी में अभी हम 5वें नंबर पे आते हैं। ठीक है, जीडीपी भी 2 तरीके से होती है, एक होती है नॉमिनल जीडीपी और एक होती है पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी आधार पे। हम नॉमिनल जीडीपी के मामले में, ओके वंस अगेन, हम नॉमिनल जीडीपी के मामले में तीसरे नंबर पे आते हैं और 5वें नंबर पे आते हैं। नॉमिनल जीडीपी के मामले में 5वें नंबर पे आते हैं, और परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे हम दूसरे नंबर तक या तीसरे नंबर पे आ जाते हैं। ठीक है, अगर हम इसमें दूसरा नंबर छोड़ देते हैं, तीसरा नंबर ही ले लेते हैं, कहीं कहीं पे उसे दूसरा नंबर भी बोल दिया जाता है। चीन और इंडिया पहले नंबर पे, अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया जाता है परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पे। बट ओरिजिनली कंपेयर जो किया जाता है वो नॉमिनल जीडीपी के आधार पे किया जाता है। हम 5वें नंबर पे आते हैं। अब मुझे 5 से पहले जो दो देश हैं इंपॉर्टेंट, उनके नाम आपको बताने हैं। एक तो हो गया यूएसए, चलो, दूसरा हो गया अपना चाइना। अब आपको तीसरा और चौथा देश के नाम बताने, और 5वें नंबर पे इंडिया आता है। और इंडिया की जीडीपी कितनी है मुझे ये भी आइडिया में आपको बताना है, कितना ट्रिलियन डॉलर है। ठीक है, कितना ट्रिलियन डॉलर है ये आपको मुझे कमेंट में बता रहा है। यस, अशनीर ग्रोवर जो हैं वो भारत पे के फाउंडर मेंबर थे। अभी अशनीर ग्रोवर को निकाल दिया गया भारत पे से, अभी वो एक अलग अलग स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। अशनीर ग्रोवर ने शार्क टैंक में भी बहुत अच्छा नाम कमाया था। उनका एक डायलॉग भी आता है, भाई क्या कर रहा है तू, यहाँ क्या कर रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे उन्होंने बहुत अच्छा एक स्टार्टअप बनाया था भारत पे के रूप में। उसके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में रोहित शर्मा जी हैं। अब उसको आरबीआई ने भी एग्रीगेटर के रूप में अलाउ कर दिया है। ओके, तो ये हो गया अपना इकोनॉमिक से रिलेटेड। डिजिटल सेवाओं में बदलाव अगले की ऐसे माइक्रोसॉफ्ट के साझेदारी की कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ये दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एचडीएफसी ने किसके साथ साझेदारी की, नॉट मच इम्पॉर्टेंट। ओके, इसकी पीडीएफ मैंने वैसे तो वहाँ पे दी हुई है, अपना एप्लीकेशन है
एप्लीकेशन का नाम RAS एग्ज़ाम 2023 करके है, वहाँ पे सबको PDF मिली हुई है। और अपने सुपर 50 के या सुपर 60 के जितने भी स्टूडेंट हैं सबको मैंने अपना PDF दे दी है, और मई तक की PDF आ गई है और जून की भी तैयार हो रही है। ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं हम, ठीक है। हमारे तो केंद्र सरकार का उद्देश्य था कि हम 2024 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे, ठीक है, 2024 तक। लेकिन 2024 तो आने को है, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमने ग्रोथ करी है। वो तो कोरोना आ गया था, तो कोरोना के कारण कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, वरना हमने ग्रोथ बहुत अच्छी करी है। आज से 10 साल पहले हम $2 ट्रिलियन पे थे, और हमने 10 साल के अंतर्गत $1 ट्रिलियन जोड़ लिया है, यानी हम 1.5 गुना ग्रोथ कर चुके हैं 10 साल में। हम 2027 तक जो है वो $5 ट्रिलियन या 2028 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगे। और जब हम 5 ट्रिलियन पे पहुंच जाएंगे तो हम तीसरे सबसे बड़े देश हो जाएंगे जीडीपी के मामले में, और वो भी किस बेस पे? नॉमिनल जीडीपी, ओके, नॉमिनल जीडीपी, ओके, जिसके आधार पे विश्व के सभी देशों का कंपैरिजन किया जाता है। अच्छा, मुझसे आपने इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा है, तो क्या आपको इकोनॉमिक सर्वे समझ में आया या नहीं आया? मुझे जस्ट रेस्पॉन्स दो। मैंने वही चीज़ें, इंडिया की 3.75 ट्रिलियन नहीं पहुंच पाई है अभी तक, मेरे हिसाब से $3 ट्रिलियन पे ही है, ओके, 3.75 नहीं है, दैट्स एनफ $3 ट्रिलियन, ओके। तो यहाँ पे अपना हो गया इकोनॉमिक्स वाला। अब हम बात करते हैं अंतरिक्ष और रक्षा प्रौद्योगिकी के। यहाँ पे हम कुछ कीज पॉइंट देखेंगे। देखो, आयुष मंत्रालय ने भारत में मेडिकल वैल्यू ट्रैवल को बढ़ावा देने के लिए भारत पर्यटन विकास निगम, ठीक है, इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के साथ MOU किया है। तो कोई भी बड़ी बात नहीं है। आयुष मंत्रालय चाहता है कि भारत में मेडिकल के ट्रीटमेंट के लिए विदेशों से लोग आएँ, मेडिकल टूरिज्म में उसे बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे महंगा इलाज हो रहा है, वही इलाज अपने इंडिया में सस्ता हो सकता है। तो लोग इंडिया भी आएंगे टूरिज्म के लिए भी, और अपना मेडिकल ट्रीटमेंट भी करा के जाएंगे, दैट्स ओके। बट किसके साथ किया है? ITDC के साथ में अपना आयुष मंत्रालय ने कॉन्टैक्ट किया है, ताकि मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा मिल सके। कोई बड़ी बात नहीं है, याद हो जाएगा। अमेरिका ने मधुमक्खियों को अमेरिकन फाउल ब्रूड रोग से बचाने के लिए विश्व के प्रथम टीके के उपयोग की मंजूरी दे दी है। तो ये भी कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से नहीं है, ओके। भारत ने क्यूबा को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराकें दी हैं, जो कि 5 बीमारियों से, डिप्टीरिया, पार्टुसिस, टिटनेस और हेपेटाइटिस बी और इन बीमारियों से बचाएगा। ये इंपॉर्टेंट बन सकता है। पेंटावेलेंट टीका हमने क्यूबा को दिया है, 5 बीमारियों से बचाता है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, ये थोड़ा सा याद कर लीजिएगा, ओके। सर मिलेट्स ईयर 2000 नहीं, 2023 है एक्चुअली में। इसी ईयर को मिलेट्स ईयर ऑफ द UN ईयर ऑफ द मिलेट्स घोषित किया गया है, ओके। सर बहुत अच्छी से याद हो गया है, मिलेट्स ईयर 2023 ही है। यस सर, इकोनॉमिक सर्वे बहुत अच्छा है सर। बायोटेक और कम्युनिकेशन डिजीज़ वाले 2 टॉपिक भी आप डाल दो एक बार। चलो, PDF अगर उसकी रीडिज़ाइन हो जाएगी तो मैं ट्राई कर लूँगा। बाकी तो मैं जो सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, आई गिव माई बेस्ट, आपको पूरा शानदार कंटेंट मिलता है हर जगह पे, ओके। मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। चीज़ें, कुछ चीज़ों पे ये हो सकता है आपको अपडेशन करना हो, वो अपडेट कर लिया करें, ओके। उसके बाद में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु में है, उनके द्वारा उद्योग संगत नाइट्राइड सेमीकंडक्टर के साथ मस्तिष्क जैसी गणना के लिए कृत्रिम सिनेप्स विकसित किए गए। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल बन सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स में, ठीक है। ये जो मैंने 3-4 पॉइंट बताए ना, इनमें से कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। पेंटावेलेंट टीका का ध्यान रख लेना, कौन कौन सी बीमारी है ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए बनेगा आपके लिए। बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च है, उसके द्वारा माइंड जैसी गणनाओं को करने के लिए एक सिनेप्स बनाए गए हैं। हमारे माइंड के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, और उन न्यूरॉन्स के अंतर्गत इलेक्ट्रोमैग्नेट एक तरीके से तरंगें निकलती हैं, उन्हें सिनेप्स बोला जाता है। तो इस तरीके से माइंड की जैसे गणना करने के लिए कृत्रिम सिनेप्स बनाए गए हैं, और कहाँ बनाए गए हैं? बेंगलुरु में, ठीक है। और ये याद रखना है आपको, ओके, दैट्स ओके। उसके बाद में अपना अंतरिक्ष में नए ग्रह की खोज के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया गया है, ठीक है। और प्रोजेक्ट चलाया गया तो नए ग्रह खोज किया गया है, और उसका नाम रखा गया है, पृथ्वी के आकार का ग्रह है, नासा के द्वारा जो है उसे खोजा गया है, उसका नाम रखा गया है TY-700E। ये भी ऑब्जेक्टिव सवाल हो सकता है, ठीक है। ये
ऐसा बोला जा सकता है कि TOI-700E क्या है, तो ऑप्शन में आएगा ये एक उपग्रह है, तो पृथ्वी के आकार का एक उपग्रह है जो कि अंतरिक्ष में खोजा गया है। ओके सर, रक्त पंसरण तंत्र जैसा आपने पढ़ाया है वैसा कहीं नहीं पढ़ा। ओके, बायोलॉजी मैंने एक पूरी कराई हुई है, बट प्रीलिम्स में जितना यूजफुल है वो रखे हुए हैं। एंड मैं जो भी कराऊंगा आपके लिए, जब भी कराऊंगा, जैसा भी कराऊंगा, द बेस्ट कराऊंगा। मैं गारंटी के साथ में, कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा कि मुझसे पढ़ो और वो समझ नहीं आए। चीज़ें बाद में रिमाइंड आपको करनी पड़ेंगी, याद करने का काम आपका है, बट आपको बेस्ट तरीके से करना है। ओके, कनाडा ने दुनिया के प्रथम फोटोनिक आधारित 2 सहिष्णु क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण एवं व्यावसायीकरण के लिए एक नए संघीय निवेश की घोषणा की है। कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है, नो रिमाइंड। इसमें से अपना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में से रिमाइंड करने के लिए क्या पॉइंट बचे? एक तो पेंटावोलेंट टीका याद रख लेना, 5 बीमारियों से रिलेटेड, डिप्थीरिया, पोर्टिसास, टेटनेस, हेपेटाइटिस बी एंड हिव, ये 5 बीमारियों के रिलेटेड अपना पेंटावोलेंट। उसके बाद में कृत्रिम सिनेप्स कहाँ बनाया गया? बेंगलुरु में जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च में। उसके बाद में TOI-700E क्या है? एक ऐसा ग्रह खोजा गया है जो पृथ्वी के आकार के है और नासा के द्वारा खोजा गया है। बस यही अपना इतना ही इंपॉर्टेंट है अंतरिक्ष। ऐसे तो 50 चीज़ें हैं, लेकिन जो एग्जाम पर्सपेक्टिव से हो सकती हैं तो वो काफ़ी है। ओके, ये अपना आर्थिक प्रदर्शन देखें तो एक तो UPI वाला इंपॉर्टेंट था कि विदेशों से हम पैसा ले सकते हैं, बट UPI के रिगार्डिंग आपको याद रखना है किसके द्वारा बनाया गया है? NPCI। और निवेश में 2022 में टॉप पे कौन रहा था? गुजरात रहा था। ओके, ये और कोई खास बात नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार वर्ष 2023 को घोषित किया गया है और इंडिया ने गाड़ियों के मामले में जो है वो 3 देशों, सब देशों को पीछे छोड़ के तीसरे नंबर पे पहुंच गया है। ओके, एक सवाल मैंने पूछा था, यस, एक ने आंसर दिया है जापान और जर्मनी। राधेश्याम ने आंसर दिया है जापान और जर्मनी, यानी हमसे आगे अब 5 देश हैं। ओके, हमसे आगे अब 5 देश हैं। ओके, मैं इकोनॉमिक्स के सवाल और उनको अभी स्टॉप करवाता हूँ। एक्चुअली में कुछ नए सवाल बनवाने पड़ेंगे। यस, आपकी बात सही हो सकती है, क्योंकि हमने जो सवाल बनवाए हुए हैं वो थोड़े डाइवर्सिफाई हैं। इकोनॉमिक्स वाले सवाल को स्टॉप करवाता हूँ मैं। एक साथ में 100-150 सवाल इकोनॉमिक्स से दिलवा देंगे, तब तक पॉलिटी वाले सवाल चलेंगे। ओके, इतना करवाता हूँ मैं। ओके, इकोनॉमिक्स वाले सवाल को स्टॉप करवा दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिटेल में सवाल आ रहे होंगे, जबकि हमारे यहाँ RPSC RAS में उतना डिटेल सवाल नहीं पूछे जाते हैं। यस, योर पॉइंट इज वैलिड, मैं इसको ध्यान करता हूँ। ठीक है, ओके सर, शानदार पढ़ा है, थैंक यू ऑल। हाँ, तो अपना याद रखने वाले कौन कौन से पॉइंट हो गए? इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है। अभी मैं आपको बता रहा था GDP के मामले में। GDP के मामले में USA नंबर 1 है, चाइना नंबर 2 है, जापान नंबर 3 है और जर्मनी नंबर 4 है। और उसके बाद में अपना इंडिया आ जाता है 5वें नंबर पे एज ऑफ नाउ। हम ब्रिटेन से भी आगे आ गए हैं और फ्रांस से भी आगे आ गए हैं। ओके, गुड। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं पुरस्कार एवं सम्मान। की पॉइंट जो भी याद करने थे वो याद हो चुके हैं एक तरीके से। मुझे लगता है कि जितना एग्जाम पर्सपेक्टिव से है वो चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, सभी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, फिर से नोटिफाई करना चाहता हूँ, ये मेरी पहली बार पहल है। हो सकता है आप बाहर से भी हों, इसलिए मैंने संडे के दिन क्लास रखने का शुरुआत की है। मुझे लगता है कि मैं ऑफलाइन क्लास में और बेटर दे सकता हूँ। पहली बार एक बहुत शानदार सा क्लासरूम बना के उसमें ऑफलाइन पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, तो आप उसे सफल बनाने की कोशिश करना। अगर आप बाहर से भी हैं तो कोशिश करना संडे के दिन 11 से 2 ऑफलाइन क्लास में आएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आप टेस्ट भी दे सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट रख दिया जाएगा आपके लिए। आइए एक बार शुरुआत कीजिए। उसके बाद में मेंस के टाइम पे मेरा ऑफलाइन क्लास लेने का मन है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन नहीं मिलेंगी, ऑनलाइन भी सारी क्लासें मिलेंगी, बट बेटर है कि अगर मैं भी कोई चीज़ शुरुआत कर रहा हूँ तो उसमें भी आप सपोर्ट करें। ओके, देवेश पटेल, राधे राधे, वेलकम आपका। ओके, पुरस्कार एवं सम्मान की बात करते हैं अब। ओके, देवेश पटेल हमारे गांव के हैं, वेलकम आपका। हाँ, पद्म अलंकरण पुरस्कार 2023 के, अब आपको पता होगा पद्म अलंकरण के 3 पार्ट होते हैं। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और एक होता है पद्मश्री। ओके, तो पद्मश्री तो जो है वो ज़्यादा लोगों को दिया जाता है, तो 91 लोगों को। उसके बाद में पद्म भूषण दिया जाता है 9 लोगों को और पद्म विभूषण दिया जाता है 6 लोगों को। ओके, अब की बार 6 लोगों को दिया गया। तो सबसे बड़ा पद्म विभूषण, उसके बाद में भूषण और पद्मश्री, ये सीक्वेंस है, थोड़ा सा याद होना चाहिए। इसकी जो घोषणा की जाती है वो की जाती है नॉर्मली गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले, ठीक है। उसके बाद में इनको
जो वितरण करने का कार्यक्रम किया जाता है मार्च अप्रैल में किया गया था। राष्ट्रपति के द्वारा समारोह किया जाता है, राष्ट्रपति भवन में समारोह किया जाता है, प्रधानमंत्री जी खुद आते हैं और बहुत शानदार भव्य समारोह होता है। और इनमें बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग भी आते हैं जो नंगे पैर चल के आते हैं, जिनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं होते हैं, लेकिन वो देश के लिए बहुत सेवा का कार्य कर चुके होते हैं। ठीक है, तो पद्म अलंकरण के पुरस्कार में पद्म भूषण, विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। याद रखना सबसे ऊपर आता है विभूषण, ठीक है, सबसे बड़ा पुरस्कार यही है, फिर उसके बाद में आता है भूषण और फिर उसके बाद में आता है श्री। श्री अब की बार 91 दिए गए थे, भूषण 9 दिए गए थे और विभूषण 6 दिए गए थे। अब 91 तो आप याद नहीं रख सकते, 91 में से आपको राजस्थान वाले याद रखने, लेकिन विभूषण वाले 6 जो हैं वो याद रख सकते हो आप। ठीक है, कैसे याद रखेंगे? बालकृष्ण दोषी करके एक व्यक्ति हैं गुजरात के, आर्किटेक्चर से रिलेटेड, वास्तुकला से रिलेटेड, उनको जो है वो मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। ओके, जाकिर हुसैन सब जानते हैं, महाराष्ट्र से हैं, इनको भी आर्ट का पद्म विभूषण दिया गया। जन सेवा के लिए SM कृष्णा जो कि कर्नाटक से हैं, उनको भी पद्म विभूषण। सवाल इन 6 में से तो बन ही सकता है। ठीक है, ओके। उसके बाद में भूषण वाले जो इंपॉर्टेंट हैं वो देख सकते हैं, लेकिन विभूषण के तो 6 में से कभी भी सवाल बन ही सकता है। ठीक है, क्लास जो होगी वो अपने अपेक्स सर्कल पर होगी। ओके, अविल, ठीक है, क्लास जो होगी वो अपेक्स सर्कल पे होगी, वहाँ टॉपर्स नोट्स वाला जो ऑफिस है वहीं पे होगी। ओके, तो पद्म विभूषण वाले 6 लोग आपको याद होने चाहिए, बालकृष्ण जोशी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महलोनविस। ठीक है, उसके बाद में श्रीनिवास वर्धन, ये कि USA से हैं और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छा इन्होंने योगदान दिया है। भारतीय लोग हैं, भारत से निकल के USA में जाकर के वहाँ पे साइंस टेक्नोलॉजी में योगदान दिए हैं। भारत के लोगों को लगा, भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लगा इनको विभूषण पुरस्कार देंगे तो इनको भी मोटिवेशन मिलेगा। और हमारे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी को जन सेवा का जो है वो पद्म विभूषण पुरस्कार दिया गया। 6 लोग नाम याद रखना है। ओके, सब 6 लोगों का। यस, जिनका सुपर शक्ति में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है वो भी आ सकते हैं, मैं बोल दिया है, नंबर आपको दिया है, वो बात कर लेंगे। चलो पढ़ते हैं, पढ़ने फोकस करेंगे, लास्ट में नंबर दे दूंगा, वहाँ बात कर लेना। ओके, डोंट डिस्टर्ब दिस क्लास। पद्म विभूषण के 6 लोग, बालकृष्ण दोषी, उसके बाद में जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महलोमिस, श्रीनिवास वर्धन एंड मुलायम सिंह यादव। पद्म भूषण में 9 लोग हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट याद रख लो, एक तो सुधा मूर्ति हैं और एक अपने कुमार मंगलम बिरला हैं। अब पद्मश्री में तो 91 लोग हैं, लेकिन 91 में से जो इम्पोर्टेंट हैं वो आप देख लीजिए। एक तो राकेश झुनझुनवाला हैं जो कि बहुत बड़े उद्योगपति थे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, तो उनको पद्मश्री अवार्ड दिया है। उसके अलावा रवीना टंडन जी हैं। उसके अलावा अपने राजस्थान से 3 इम्पोर्टेंट लोग हैं, एक है मूलचंद लोढ़ा, एक है लक्ष्मण सिंह जी और एक है अहमद हुसैन। ये इम्पोर्टेंट हैं, रटने वाला काम यहाँ पे। ओके, दोबारा, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन ये दोनों मिलकर के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं। अब इन तीनों लोगों के आपको नाम लिखने कमेंट में, ताकि आपको याद हो जाएंगे। बाकी लोग मैं रिमाइंड करा चुका हूँ, अब तीनों लोगों के जो कि राजस्थान से हैं उनको पद्मश्री मिला है, उनके नाम आपको लिखें। पद्म विभूषण बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महलोनविस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। पद्म भूषण इंपॉर्टेंटली 2 हैं एंड 9 लोगों को मिला था, मंगलम बिरला और सुधा मूर्ति। अब इन 3 लोगों के आपको नाम लिखने कमेंट में, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह एंड अहमद हुसैन। याद करेंगे, लिखेंगे तो बेटर है। उसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पुरस्कार 2022 के लिए दिए गए थे। तो 2022 में जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया था उनको जनवरी 2023 में अवार्ड मिले थे। तो 2022 में सबसे अच्छे मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में, और उस ट्रॉफी का नाम है, जो अवार्ड दिया गया उसका नाम है सर गारफील्ड ट्रॉफी। ठीक है, और किसको दिया गया था? पाकिस्तान के बाबर आजम को दिया गया था। T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर भारत के सूर्य कुमार यादव सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उनके लिए दिया गया था। तो 2022 में सबसे अच्छा परफॉर्म सूर्य कुमार यादव ने किया। वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और इस ट्रॉफी का नाम क्या रखा गया है? राचेल होयोई फ्लिंट ट्रॉफी। ध्यान रखना, राचेल होयोई फ्लिंट ट्रॉफी। और किसको दिया गया है? नटालिया सीवर को। उसके अलावा वुमेन्स इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ ईयर रेणुका सिंह अपने भारत से, इनको दिया गया है। यस, कमेंट में लिख दिया है मुकेश सिसोदिया के द्वारा, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन एंड मोहम्मद हुसैन। समीर योगी ने भी लिख दिया है, पीयूष जैन ने भी लिख दिया है। ठीक है, हाँ, राकेश झुनझुनवाला जी जो थे
वो भी अपने राजस्थान से ही थे एंड बट वो वहाँ जा कर के बस गए थे और उन्होंने जो है वो महाराष्ट्र में ही अपना व्यापार किया हुआ था। ओके, पूरा पूरा व्यापार वो क्या थे, शेयर मार्केट में पैसा लगाते थे। और वो थे, दो लोग होते हैं, एक होते हैं बियर, एक होते हैं बुल्स। ठीक है, बियर होते हैं ऊपर उठाने वाले और बुल्स होते हैं बियर होते हैं भालू। ठीक है, एक मिनट मुझे ध्यान रखने, बियर होते हैं भालू और बुल्स होते हैं अपना सांड। ठीक है, भालू आई थिंक ये ऊपर उठाने वाले होते हैं शेयर मार्केट को, और सांड जो होते हैं वो नीचे डाउन करने वाले लोग होते हैं। दो तरीके के होते हैं। अगर आपने 1992 स्कैम देखा होगा, हर्षद मेहता स्कैम, ठीक है, उसमें एक मोटे से आदमी का सीन आता है और वो मोटे से आदमी ये झुनझुनवाला ही थे। ठीक है, एक मोटे से आदमी जो कि हमेशा शेयर प्राइस की दाम नीचे करने की कोशिश करता है। वो एक टैक्टिक्स होती है, वो तरीका होता है पैसा लगाना और उस पैसे से पैसा कमाना, वो तरीका होता है। ओके, तो ये याद रख लेना। उसके बाद में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, याद रखेंगे। उड़ीसा और मिजोरम की फायर स्टेशंस के लिए दिए गए थे। मिस यूनिवर्स 2022 ये अमेरिका की आर बॉनी ग्रोबियल्स को मिला था, नाम नहीं रखें तो भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत की प्रतिनिधित्व देविता राय ने किया था, नाम याद नहीं रखें तो भी क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जीती नहीं। इससे पहले 2021 में भारत से हरनाथ सिंधु गई थी और वो मिस यूनिवर्स बनी थी 2021 में। ओके, अब की बार तो कोई बना ही नहीं है। उससे पहले लारा दत्ता को मिस यूनिवर्स बनाया गया था, उससे पहले सुष्मिता सेन को मिस यूनिवर्स बनाया गया था। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता और हरनाथ संधू। हरनाथ संधू कोई मूवी की थी अक्षय कुमार जी के साथ में, पृथ्वीराज चौहान करके। ओके, लेकिन वो मूवी अच्छी नहीं रही और फ्लॉप हो चुकी थी। ओके, अब बात करते हैं 80वें ग्लोब गोल्डन पुरस्कार 2022। ठीक है, ये कैलिफोर्निया में दिए गए थे। मैंने लास्ट में भी बताया था कि ऑस्कर अवार्ड में भी एक सॉन्ग गया था अपना RRR मूवी का, नाटू नाटू, और यहाँ पे भी RRR का सॉन्ग नाटू नाटू जो था उसको जो है वो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का पुरस्कार मिला था। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है 80 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार में, तो नाटू नाटू सॉन्ग आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, उससे पहले ऑस्कर में भी ओरिजिनल कैटेगरी का सॉन्ग पुरस्कार यहाँ दिया गया था। इसके रिलेटेड कुछ चीज़ें याद रख सकते हो। इसके गीतकार हैं चंद्र बोस, उसके गायक कलाकार हैं काल भैरव और राहुल सिप्लीगुंज। ओके, गीतकार यानी जिन्होंने गीत लिखा है, गायक यानी जिन्होंने गाया है। ओके, अगर ध्यान रखना इसका हिंदी वर्जन था नाचो नाचो करके। अगर आपने मूवी देखी होगी तो आपको भी एक बहुत अच्छा रोमांच फील हुआ होगा। RRR मूवी मैंने देखी थी सिनेमा हॉल में एंड बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस था, अब तक की सबसे बेस्ट मूवीज में से एक है। और उसमें नाचो नाचो वाला सॉन्ग था, लोग नचने लग जाते हैं, एक इतना शानदार था। ओके, बेस्ट फिल्म वाला ये याद रखने की कोशिश करें तो कर लेना। गोल्डन ग्लोब अवार्ड में द फेबल मैन्स करके एक बेस्ट फिल्म दी गई है। उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऑस्टिन बटलर हैं, सबसे अभिनेत्री कैट विंसलेट हैं। कैट विंसलेट जो हैं वो वही हैं जो किसी टाइम पे उन्होंने टाइटैनिक मूवी की थी। ओके, RRR ने क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज में फिल्म और नाटू नाटू सॉन्ग में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड जीता था। तो मूवी को क्रिटिक चॉइस अवार्ड 2023 भी दिया गया था। ओके, उसके बाद में GD बिरला जी के नाम पे पुरस्कार चलाए जाते हैं। ठीक है, और के बिरला फाउंडेशन द्वारा ये स्थापित किए गए हैं और ये वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए दिए गए हैं। इस बार जो है वो प्रोफेसर नीलेश बी मेहता को दिया गया था, कोई खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब ऑपरेशंस आ जाते हैं। ठीक है, लक्ष्मण सिंह, मूलचंद लोढ़ा, अहमद हुसैन, याद रख लेना। अरे वाह, शानदार। समीर योगी ने लिखा है सर मैंने रिकॉर्डिंग की है एंड हुसैन और अहमद हुसैन जी के साथ में स्टूडियो में। बहुत शानदार, वेरी गुड। आप कलाकार लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दैट्स गुड। ठीक है, पिछले में भी बताया था वही चीज़ें थोड़ा बहुत घूम फिर के आएंगी। ठीक है, अभ्यास संगम ये अपना USA और इंडियन आर्मी के साथ नेवी के हुआ था। हरिमऊ भारत मलेशिया, याद हो गया होगा। काजिंद भारत कजाकिस्तान, कोई खास बात नहीं है। सूर्यकिरण भारत नेपाल का। वीर गार्जियन भारत जापान का। उसके बाद में ट्रोपेक्स हिंद महासागर का सबसे बड़ा युद्धाभ्यास है भारतीय नौसेना का। ठीक है, तो याद रख लेना ट्रोपेक्स 2023। उसके बाद में मारेक्स 2023 भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के द्वारा, कहाँ पे, श्रीलंका में। उसके बाद में प्रलय भारतीय वायुसेना के द्वारा अपनी LAC जो है
वास्तविक नियंत्रण रेखा, उस पर किया गया अभ्यास था। ठीक है, एक होता है LAC, ठीक है, वास्तविक नियंत्रण रेखा, एक होता है LOC, ठीक है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, हाँ, लाइन ऑफ कंट्रोल और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, LOC जो होता है वो एरिया होता है जहां हम दावा करते हैं कि ये हमारा यहाँ तक है, वो होता है LOC। और LAC जो होता है वो एरिया होता है जहाँ पर हमारी सेना स्थापित है, जहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। दावा हम हो सकता है आगे वाले इलाके तक कर दे हूँ, तो वो तो LOC हो गया, और LAC जहाँ तक हमारे सैनिक बैठे हुए हैं वो LAC हो गया। ओके, अच्छा, इसमें अभी जुड़े हुए हैं अशोक पवार जी, आप और अच्छे तरीके से बता सकते हैं LOC एंड LOC में अंतर, और कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो अच्छा है। यस, किसी भी एग्जाम में जाइएगा इसमें से ही सवाल आपको मिलेंगे, क्योंकि ये क्रिप्स है पूरा का पूरा शेड्यूल्ड में। उसके अलावा ऑप्स अलर्ट अभ्यास, ये भारत पाक सीमा पर किया गया था BSF के द्वारा। उसके वाला एम्फेक्स, ये जो है वो भारत सरकार की, भारत की जो तीनों सेनाएं जल थल और नभ, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया संयुक्त अभ्यास था। वरुण भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के द्वारा किया गया अभ्यास था। और साइक्लोन वन भारत और मिस्र की सेनाओं का संयुक्त अभ्यास था। ये एक सवाल आपको ध्यान रखना है, एक सवाल बनेगा ही बनेगा। ठीक है, अब ये बार बार रिपीट होंगी, ध्यान रखना, ये अभ्यास जो है वो बार बार रिपीट होता रहेगा हर मंथ। ठीक है, चूँकि जनवरी वाले थे वो भी मैंने यहाँ रिपीट कर लिए। अभ्यास संगम आपको याद हो गया होगा, इंडियन नेवी एंड US नेवी के बीच में। हरिमऊ आपको याद हो गया होगा, भारत मलेशिया का संयुक्त अभ्यास मलेशिया में। काजिंद आपको याद होगा, भारत पाकिस्तान का था, मेघालय में हुआ था। सूर्यकरण आपको याद हो गया होगा, भारत नेपाल का था, नेपाल में हुआ था। वीर गार्जियन याद हो गया होगा, भारत जापान का था, और कहाँ हुआ था, जापान में हुआ था। ठीक है, उसके बाद में ट्रोपेक्स, अब ये नया जुड़ा है, पिछले में तो और सब जनवरी दिसंबर तक के थे, अब नया जुड़ा है ट्रोपेक्स। भारतीय नौसेना का हिंद महासागर का सबसे बड़ा युद्ध अभ्यास होता है। मारेक्स, अच्छा, मारेक्स वाला जो था वो भारत का नहीं था, अमेरिका और श्रीलंका की नौसेना का अभ्यास, थोड़ा सा इस कॉम्प्लेक्स को ध्यान रख लेना। मारेक्स अमेरिका और श्रीलंका की नौसेना का। पिरले, ये इंडियन वायुसेना के द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा पे किया गया अभ्यास था। ऑप्स अलर्ट, ये BSF के द्वारा भारत पाक बॉर्डर पे किया गया था। एम्फेक्स, ये तीनों सेनाओं का कंबाइंड जो है वो अभ्यास था, वो आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में किया गया था। वरुण भारत और फ्रांस, बहुत रट लेना है, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, भारत और फ्रांस का। और साइक्लोन वन भारत और मिस्र का। ठीक है, साइक्लोन भारत मिस्र, वरुण भारत और फ्रांस, एम्फेक्स तीनों सेनाओं का, ऑप्स BSF का, प्रलय ये अपना LAC पे किया गया, मारेक्स ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ट्रोपेक्स जो है वो अपना हिंद महासागर का सबसे बड़ा अभ्यास था। ठीक है, भारतीय सेना के द्वारा। LAC चाइना, LOC पाक इंडिया। नो, ऐसा नहीं है, इसको थोड़ा सा और क्लियर करें तो ज़्यादा बेटर है। LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, जहाँ तक, हाँ ठीक है, इस तरीके से भी बोल सकते हो, लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ तक सेना तो नहीं पहुँची हुई है, ठीक है, लेकिन हमने अंडरस्टैंडिंग कर रखी है कि ये LOC है। हाँ, ये पॉइंट ज़्यादा बेटर है। कैसे, मैं समझा देता हूँ इसको अभी सही और तरीके से। मान लीजिए कि ये अपना इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है, ठीक है, ये अपना राजस्थान गुजरात वाला हिस्सा, ये अपना इंडिया का ऊपर वाला हिस्सा है। ओके, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बांग्लादेश, और इंडिया का नीचे की साइड में हम जा रहे हैं। ओके, ये अपना इंडिया का मैन है, ठीक है, ये अपना जम्मू कश्मीर वाला इलाका है। ठीक है, अब जम्मू कश्मीर वाले इलाके में, ठीक है, यहाँ पे हमारा इस तरीके से जो है वो, इस तरीके से हमारा कब्जा है। ये वाला इलाके जो है वो हम पूरा ही मान सकते हैं इसे तो, क्योंकि इसको हमने बाद में कंट्रोल कर ही लिया था इस तरीके से और इस तरीके से। ठीक है, LAC का मतलब है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ तक हमारी, एक्चुअली में एक चीज़ देखना है, यहाँ पे क्या है, पहाड़ियाँ हैं, हिमालय है, और हिमालय भी बहुत ऊंचा ऊंचा, जहाँ पे बर्फ़ जमी हुई है, और बर्फ़ जमी हुई है तो वहाँ पे हम अपनी सेना को 12 माह नहीं रख सकते हैं। अदरवाइज अपनी सेना हो, चाइना की सेना हो, पाकिस्तान की सेना हो, ऑलमोस्ट हर टाइम नहीं रह सकती है, तो वहाँ पे जो है वो एक तरीके से सैनिक बिना युद्ध लड़े ही मर जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग बना ली जाती है कि अंडरस्टैंडिंग बना लेंगे भारत और चीन वाले कि देखो ये लाइन है, ये लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, इस लाइन ऑफ कंट्रोल के 50 किलोमीटर दूर तुम रहो, 50 किलोमीटर दूर हम रहेंगे, यहाँ आएंगे नहीं लाइन ऑफ कंट्रोल तक।
और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जहाँ पे भारत की सीमा, जहाँ पे अपनी सेना बैठी हुई है वो होती है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जहाँ तक हमारी सेना बैठी हुई है वो। उसके अलावा भी आगे की एरिया होता है पहाड़ों का जहाँ पे सेना नहीं बैठी हुई है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि यहाँ तक का हिस्सा अपना और वहाँ से आगे का अपना चाइना का। इवन पाकिस्तान वाले इन इलाकों में तो नहीं है, लेकिन इन इलाकों में LOC बनता है। ओके, दैट्स ओके, ये पॉइंट था। उसके बाद में हम बात करते हैं नियुक्तियां एवं बाजीराव आप नए जुड़े हुए हो, ठीक है बेटा। ये अपने हैंड रिटन खुद के नोट्स हैं, ठीक है, और ये हमने लिखे हुए हैं, हमारे नोट्स हैं क्रोनोलॉजी, और उसके अलावा मूमल से बनाए गए हैं। ये जो हैंड रिटन नोट्स बनाए जाते हैं हमारे द्वारा बनाए जाते हैं, हमारी टीम के द्वारा बनाए जाते हैं। स्प्रिंग बोर्ड वाले सर विकास सर भी बहुत शानदार पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट अलग है, लेकिन हाँ थोड़ा सा कैच ये है कि उनके लिए लिखने का काम भी हमारी टीम में से एक व्यक्ति करता है, मैंने खुद ने अलाउ किया है, ठीक है। तो उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, मूर्खतापूर्ण कमेंट ना किया करें, अपनी मूर्खता अपने घर पे दिखाएं, बेटर है कि यहाँ ना दिखाएं। ओके, हमें पता चल रहा है कि आप मूर्ख हो, लेकिन डोंट शो एवरीवेयर। चलो नेक्स्ट हम चलते हैं। चलो, नियुक्तियां एवं निधन। उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में 2 वर्ष के लिए पंकज कुमार सिंह को जो है वो नियुक्त किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है ये मुझे आप बता दीजिएगा। ओके, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है ये मुझे बताना। कार्यवाहक मुख्य सतर्कता आयोग के रूप में प्रवीण कुमार श्रीवास्तव को दिया गया था। राष्ट्रपति ब्राज़ील के जो हैं वो नए नियुक्ति हुई है, तो थोड़ा सा याद रख लें तो याद रख लेना, क्योंकि पिछली बार ऐसे सवाल पूछा गया था। ओके, न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने क्रिप्स हॉपिंस हैं। उसके अलावा लुला दा सिल्वा राष्ट्रपति बने ब्राज़ील के। मैथिली ठाकुर को, ठीक है, ये याद नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, मैथिली ठाकुर को बिहार के चुनाव आयोग के द्वारा स्टेट आइकन बनाया गया। मैथिली ठाकुर आप सब जानते होंगे, मैथिली ठाकुर फेमस सिंगर हैं। ओके, यस, अंतर्राष्ट्रीय संधि LAC पर फायरिंग की मनाही है, जबकि LOC विधायक जगह होती है जिस पर फायरिंग होती रहती है। ओके, LOC जहाँ तक हमारी सेना पहुँची है उसको कहते हैं, लेकिन हमारा दावा उसके आगे तक है, जबकि हमारी सीमा है वो उस पर सेना। मैंने अभी LOC और LAC जो बताया वो दोनों ही सही हैं। ओके, उसके बाद में निधन में बालकृष्ण दोषी जिनको अभी पुरस्कार मिला है पद्म विभूषण का, तो थोड़ा सा याद रख लेना। ओके, उसके अलावा इनको पुलित्जर पुरस्कार भी मिला गया है, ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। एक नीलमणि जी फूकन है, इनका भी जो है निधन हो गया, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है। उसके अलावा इनको ज्ञानपीठ अवार्ड, साहित्यिक अवार्ड मिला हुआ था। ओके, तो ठीक है, ये ध्यान रख लेना मैथिली शरण, और ये निधन में ये ध्यान रख लेना। ओके, अब बात करते हैं खेल प्रदर्शन। अब खेल प्रदर्शन तो अभी आप थोड़ा थोड़ा देख लें तो ठीक है, बाद में दोबारा से आगे कभी हम इम्पोर्टेंटली लास्ट के 3 महीनों से सवाल पूछे जाते हैं और ये सब चीज़ें वहाँ शामिल हो जाती हैं, क्योंकि अभी और प्रतियोगिताएं होंगी तो मोस्ट ऑफ दी 3-4 महीने के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था 2023 जनवरी में, उसमें जो है वो भारत की टीम विजेता रही थी और इंग्लैंड हार गई थी, ठीक है। अगर आपको ध्यान हो तो कुछ सीन फेमस हुए थे जिसमें रन आउट किया था बॉलिंग करते हुए, ठीक है, तो कप्तान शेफाली वर्मा थी और अफ्रीका में हुए थे। उसके बाद में ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023, ये ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 पुरुष एकल विजेता जो रहे नोवाक जोकोविच रहे थे, और महिला एकल विजेता रही वो रहे थे आर्यना सबालेंका, ठीक है, ये बेलारूस से थे। 15वां हॉकी विश्व कप 2023, ठीक है, ये जनवरी में हुआ था। कहाँ हुआ था? भुवनेश्वर में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये वाला, इससे सवाल बनने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। अजीत डोभाल हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ओके, तो 15वां हॉकी विश्व कप 2023 ये भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इसमें 16 टीम आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उड़ीसा इस मामले में बहुत आगे जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा जो है वो ये करवाया गया था। 16 टीम आई थी और जीतने वाली टीम थी जर्मनी। ओके, भारत 9वें नंबर पर आई थी। अब दिवस और सप्ताह ये सब आप पहले भी देख चुके हो, बट रिमाइंड करेंगे, याद करेंगे। प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, रिमाइंड करना है। उसके बाद में युवा दिवस 12 जनवरी, ठीक है। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र जी के बहुत 23 जनवरी। ओके, उसके बाद में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी,
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी, ओके। उसके बाद में मतदाता दिवस 25 जनवरी, ठीक है, ये ध्यान रखना। इस बार थीम रखी गई थी वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ, ओके। तो ये दिवस थोड़ा सा याद करना, मंथली चलते रहेंगे। दोबारा से रिवाइड करते हैं। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, हिंदी दिवस 10 जनवरी, स्वामी विवेकानंद जी का विकसित युवा विकसित भारत की थीम पे युवा दिवस 12 जनवरी, सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी, बालिका दिवस 24 जनवरी, शिक्षा दिवस 24 जनवरी, ओके। उसके बाद में जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव, ठीक है। तो ये जो है वो अपना जयपुर में हुआ था और इसका 16वां संस्करण था और इसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अर्पणा सेन को दिया गया था। थीम थी फिल्मों में मानसिक योग, कोई बड़ी बात नहीं है। मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, ये 11 से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था, तो वहाँ पे दिया गया था। थीम रखी गई परवाह करोगे तो सुरक्षित रखोगे, ठीक है। 5 जिलों को इसमें सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ठीक है, 11 और 12 जनवरी में हुआ था। गांधी जी की ओर युवा, ये इसका थीम रखा गया था और ये जम्बूरी कैंपस में इसका आयोजन किया गया था, तो थोड़ा सा ये पॉइंट भी याद रख सकते हैं। उसके अलावा क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम, ठीक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसद क्षेत्र में कोटा में ऋण वितरण प्रोग्राम किया था, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम। ये ऋण प्रधानमंत्री स्वनिधि और मुद्रा योजना के माध्यम से सस्ती ब्याज दर पर स्ट्रीट वेंडर्स, लघु उद्यमी और पशुपालकों को दिया गया था, ठीक है। अपनी सरकार, केंद्र सरकार प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और मुद्रा योजना चलाती है, उसके तहत अलग अलग लोगों को जो है वो ऋण देती है और उसमें क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम के तहत यहाँ पे कोटा में जो है वो ऋण वितरण किया गया था। उसके बाद पश्चिमी राजस्थान में उद्योग हस्तशिल्प जो प्रोग्राम हुआ था वो जनवरी में हुआ था, जोधपुर में हुआ था, ठीक है। थीम क्या थी, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, विकसित राजस्थान कोई इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रख लेना। पश्चिम राजस्थान का उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2023 का जोधपुर में हुआ था। 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस समारोह, अभी जस्ट बताया था 25 जनवरी को जो है वो मतदाता दिवस होता है, ठीक है। तो थीम रखी गई मतदाता जैसा कुछ नहीं, मतदान जरूर करेंगे हम, ओके। जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल होता है जनवरी में, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विश्व के जाने माने लोग आते हैं, बहुत फेमस है, वर्ल्ड लेवल पे फेमस है एक्चुअली में, ओके। और ये अलग अलग जगह पे भी होता है। उसका खास इंपॉर्टेंट जो मेन सेरेमनी है वो अपने आमेर होटल में जयपुर में हुई थी, ठीक है। इसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार दिया गया था, सच्चिदानंद मलयालम कवि को दिया गया था, ओके। और उसके अलावा मेवाड़ पुनर्खोज जो पुरस्कार दिया गया था डॉक्टर संदीप पुरोहित जी को, सीपी जोशी जी को, ठीक है। अच्छा, ये मेवाड़ पुनर्खोज, एक सेकंड, मेवाड़ पुनर्खोज जो एक पुस्तक है और उसका जो लिखने का काम किया गया है इनके द्वारा और विमोचन इनके द्वारा किया गया, तो थोड़ा सा ये पॉइंट चेंज कर लेना, ओके। उसके अलावा 811वां उर्स ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती में, ठीक है। और इसका ध्यान रखना, ख्वाजा नईमुद्दीन चिश्ती में होता है, रजब माह में होता है, ठीक है। और इसमें झंडा जो है वो भीलवाड़ा के गौरी परिवार के लोग जो हैं वो इसमें झंडा चढ़ाया जाता है, गौरी परिवार के लोगों के द्वारा जो भीलवाड़ा से आते हैं हर साल यहाँ पे झंडा चढ़ाने के लिए उर्स में, ओके। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला 2023, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आरटीडीसी के द्वारा जो चेयरमैन धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनके द्वारा किया गया। पैलेस ऑन व्हील्स के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग के लिए शुरुआत की गई। राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। ये कहाँ हुआ, बोरनाडा जोधपुर के अंतर्गत, और इसके आयोजनकर्ता कौन है, राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। उसके अलावा बर्ड फेस्टिवल पॉइंट ओनली इतना याद रखना, गोल्डन पार्क उदयपुर में हुआ। ऑपरेशन सर्द हवा, ये अपना सीमा सुरक्षा बोर्ड अपना बीएसएफ के द्वारा पाकिस्तान सीमा पे निगरानी बढ़ाने के तहत किया जाता है। रामदेव पशु मेला हार्टिकल्चर के अंतर्गत आता है, नागौर में लगता है, ओके। उसके बाद में ऊँट महोत्सव, इस बार कुछ ऊँटों अपना घोड़ों पे बैन लगाया गया था रामदेव पशु मेला में बिक्री पे, और उसका कारण था कि घोड़ों में बीमारी चल रही थी, उसका नाम था ग्लैंडर्स नाम की बीमारी। ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है, ओके। इसमें मिस मरवण और मिस बीकाणा 2 अवार्ड दिए जाते हैं, तो इस बार एक कोमल सिंह को मिस मरवण वाला अवार्ड और मिस बीकाणा वाला रविंद्र जोशी जी को दिया गया था। राजस्थान इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव, हमारी राजस्थान सरकार विश्व के और भारत के जितने भी इम्पोर्टेंट इन्वेस्टर हैं उनको बुलाती है और उनको बोलती है कि हमारे राजस्थान में आप इन्वेस्टमेंट करो, यहाँ पे बहुत अच्छी जो है वो अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की, आप आओ,
रुपए लगाओ, रोजगार दो और अपना बिजनेस बढ़ाओ, ऐसा सरकार बोलती है और हर साल जनवरी के माह में इन्वेस्टर्स कॉन्क्लेव करवाती है। ओके, तो नेशनल स्टार्टअप डे के अवसर पे जो है वो किया गया था। आयोजन स्थल जो था टेक्नो हब झालाना में, ठीक है, ये था इसका। आयोजनकर्ता जो होता है वो सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग के आई स्टार्टअप और स्टार्टअप चौपाल के द्वारा कराया जाता है। पतंग महोत्सव सबको पता है, जयपुर में रहने वाले जो लोग हैं वो करते हैं, ठीक है। पतंग महोत्सव, पतंग जो है वो उड़ाई जाती है 14 जनवरी को, मकर संक्रांति के दिन उड़ाई जाती है। महोत्सव जो मनाया जाता है, जल महल की पाल जयपुर पे महोत्सव मनाया जाता है। इस बार फ्रांस के राजदूत आए थे, उनको मुख्य अतिथि रूप में पतंग महोत्सव में दिखाया गया था। ओके, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस श्रेयान 2023 का उद्घाटन कलराज मिस्त्री के द्वारा किया गया था। नेशनल सिल्क एक्सपो ये जयपुर में हुआ था। जालौर महोत्सव फरवरी में हुआ था। तो ये याद नहीं रहे तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हमारा अपना राष्ट्रीय परिदृश्य हम फास्ट करेंगे ये। ओके, क्या मैं चीज़ें आपको करा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, आपको समझ में आ रही हैं थोड़ी बहुत, ठीक है। करंट अफेयर्स रिमाइंड हो रहा है चीज़ें, वैसे तो आप पढ़ चुके होंगे पहले भी क्रोनोलॉजी के रूप में, बट यहाँ पे उनका क्रक्स निकाल के आपको कराने की कोशिश की जा रही है। ओके, प्रादेशिक में बात करते हैं तो मुख्यमंत्री सड़क सुरक्षा पुरस्कार, ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, परवाह करेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। 11 जनवरी से 17 जनवरी के बीच में यहाँ पे राजस्थान सरकार के द्वारा सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया था। 5 जिलों को सम्मानित किया गया था। उसके बाद में जस्टिस राम सिंह झाला, ठीक है, इनको राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है, ठीक है। और इसके अध्यक्ष अभी राजस्थान स्टेट राज्य स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, इसके अध्यक्ष हैं जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास। एक अन्य सदस्य हैं महेश गोयल और नए एक सदस्य बनाए गए हैं राम सिंह झाला जी। ओके, ML लठार ये पूर्व DGP हैं, इनको सूचना आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। ओके, ये तो पॉइंट्स हैं। उसके अलावा इनको एक सदस्य बनाया गया है ML लठार जी को, ठीक है, और इसके अध्यक्ष हैं देवेंद्र भूषण गुप्ता और अन्य ये हैं, ठीक है, याद रख सकते हैं तो याद रख लेना। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर ये झालाना जयपुर में है। ये दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के तर्ज पे एक तरीके से ऑडिटोरियम हॉल बनाया जा रहा है जहाँ पे बड़े लोग आकर के और कोई प्रोग्राम करना हो वो हो सकता है। पद्मश्री थोड़ी देर पहले अहमद हुसैन, मूलचंद लोढ़ा और लक्ष्मण सिंह, ध्यान रखना है कहाँ कहाँ से, थोड़ा सा याद रख लेना। लक्ष्मण सिंह लपोड़िया जयपुर से हैं, मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर से हैं। उसके बाद में अपने अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन जी ये गज़ल गायक कलाकार हैं और जयपुर से हैं। 5G की इंटरनेट सेवा शुरुआत की गई है, आप सबको पता चल गया होगा, अब तो सबके पास में इंटरनेट आ चुका है, ठीक है। शुरुआत कुछ शहरों में की गई थी, अब पूरे राजस्थान में पहुंच चुका है, सारा ज़्यादातर शहरों में। ओके, तो कहाँ हुआ है अब ये तो थोड़ा एक याद रखना चाहें तो टेक्नो हब से शुरुआत हुई थी, बाकी कितनी जगह पहुँच गया है, सब जगह पहुँच गया है। ओके, उसके अलावा कुछ नए न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे, ठीक है, ये पॉलिटी आपकी चल रही होगी उसमें भी कवर हो रहा है। ओके, राजस्थान उच्च न्यायालय में 9 नए न्यायाधीश किए गए थे। तो कुल स्वीकृत पद हैं 50 और अब तक हमारे पास में 35 जो हैं वो जज अपने राजस्थान के हाई कोर्ट के अंतर्गत हैं। ओके, उसके बाद में संविधान पार्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनेगा ही बनेगा, ठीक है। संविधान पार्क जो है वो अपने जयपुर में स्थापित किया जा रहा है और इसका उद्घाटन जयपुर में भी राजभवन में किया जा रहा है। ओके, जयपुर में अपना राज्यपाल का जो भवन है उसके पास में संविधान पार्क बनाया जा रहा है, उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। ओके, ये पॉइंट याद रखना आपको। ओके, जयपुर में बनाया जा रहा है संविधान पार्क, जहाँ राज्यपाल रहता है वहाँ पे बनाया जा रहा है। 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड जम्बूरी, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस बार का फेमस भी रहा था। इंडिया का स्काउट गाइड था और अपने राजस्थान में हुआ था, काफ़ी फेमस है। ओके, और ये कौन सा था? 18वां। 17वां तो कर्नाटक में हुआ था और 18वां जो था वो अपने राजस्थान में पाली में एक जगह है निमली ब्राह्मणन, वहाँ पे रोहट नाम की एक तहसील में वहाँ पे हुआ था। ओके, उद्घाटन करने के लिए खुद राष्ट्रपति जी आई थी, मुख्य आयुक्त इसमें निरंजन आर्य आए थे। उसके अलावा यहाँ पे थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति। एक सवाल यहाँ से भी बनने के पूरे चांस हैं आपके, थोड़ा सा इसको याद कर लेना, रिमाइंड कर लेना। 4 जनवरी से 10 जनवरी के बीच में 18वां राष्ट्रीय भारत स्काउट गाइड, जिसका नाम जम्बूरी है, वो जो है वो हुआ था। उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति जी आई थी, थीम रखी गई थी शांति के साथ प्रगति, प्रोमो गीत बनाया गया था पाली धरा पे लाग्यो मेलो, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान राज्य को जम्बूरी में श्रेष्ठ प्रदर्शन का सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार दिया गया था। ओके, इससे पहले
जम्बूरी हमारे राजस्थान में एक बार और आयोजित किया जा चुका है 1956 में, ठीक है। तो ये अपने जयपुर में आयोजित किया जा चुका है, ओके, 1956 का है, ओके। जहाँ पे G20 रोजगार समूह का कार्यकाल अभी थोड़ी देर पहले बताया था। रोजगार के लिए बैठक कहाँ हुई थी G20 की? ये जोधपुर में। शेरपा के लिए कहाँ पे हुई थी? अपनी उदयपुर में, ठीक है, ओके, ध्यान रखेंगे। उसके बाद में मिशन कोटड़ा, ये उदयपुर कलेक्टर ताराचंद मीनाक्षी की एक पहल थी। इसमें केंद्र सरकार के जो आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम है उसमें अपने खेरवाड़ा ब्लॉक जो है वो अंतिम चयन किया गया था, तो उसको हम ईज ऑफ लिविंग में एक अच्छे लेवल पे ले जाने का प्रयास करना है, ओके। कैप्टन शिवा चौहान, थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया, ये उदयपुर के निवासी हैं, फायर एंड फ्यूरी कॉप्स अधिकारी हैं ये, ठीक है। और इनकी नियुक्ति जो की गई है वो विश्व के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में की गई है, ओके। राजस्थान स्टेट पैरा एथलेटिक्स, ठीक है, इसमें ये प्रतियोगिताएं शामिल हैं। कौन कौन जीते कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खान सुरक्षा अभियान, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खेमराज समिति, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। कर्मचारियों की पदोन्नति संबंधी प्रकरणों का अध्ययन करने के लिए IAS खेमराज चौधरी जी की अध्यक्षता में खेमराज समिति बनाई गई थी, ओके। उसके बाद केंद्र सरकार द्वारा एक इंस्पायर्ड अवार्ड दिया जाता है, उसमें जोधपुर की एमन बानो को जो है वो चयन किया गया था, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। राजस्थान सौर ऊर्जा पंपों की स्थापना में प्रथम नंबर पे चल रहा है। राजस्थान का प्रथम कंपोजिट रीजनल सेंटर जामडौली में, ठीक है। उसके बाद हम राजस्थान के निशानेबाज भावेश शेखावत, दिव्यांश पवार, मननी कौशिक का चयन विश्व कप शूटिंग के हुआ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। राज्य स्तरीय जनजाति खेल था, ये भी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ओके। अब अपना अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी, इसमें 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एक एक करके देख लेते हैं। थोड़ा सा अब आपको चीज़ें रिमाइंड भी करनी होंगी, ठीक है, आपको उनको रिपीट करना होगा। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन, इसकी मेज़बानी भारत में हुई थी। इसका वर्चुअल आयोजन किया गया था और इसकी विषय है आवाज़ की एकता और उद्देश्य के लिए एकता, ठीक है। PM मोदी जी के द्वारा कुछ घोषणाएं की गई थी। ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करेंगे। आरोग्य मैत्री, एक ऐसा प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकट से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए आरोग्य मैत्री अभियान चलाएंगे, ओके। ये अपना वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन हुआ था। एशिया का प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन चाइना के द्वारा लॉन्च की गई है, ये सवाल बन सकता है, ठीक है। और विश्व की ये दूसरी हाइड्रोजन ट्रेन है, इससे पहले अमेरिका के द्वारा हाइड्रोजन ट्रेन बनाई जा चुकी है, ओके। उसके अलावा नेपाल में प्राकृतिक सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण के लिए इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज यानी इंटेक को जो है वो आयोजन किया गया, ओके। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया सरकार पंजाबी भाषा को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। मिस्र के राष्ट्रपति 26 जनवरी को आए थे, उनका नाम है अब्देल फतेह अल सीसी, ठीक है, और ये अपने 26 जनवरी के प्रोग्राम में शामिल हुए थे। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023, ये जारी किसके द्वारा की जाती है, बस इतना पॉइंट याद रखना है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, ओके। ये जितने भी प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उनको कमी लाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो एक बार के लिए मैंने सारी चीज़ों को रिमाइंड कराया आपको। अब हम एक बार धीरे धीरे एक एक करके सारी चीज़ें देखते हैं, ठीक है, रिमाइंड करते हैं 10 मिनट के अंतर्गत। देन इस सेशन को हम ऑफ करेंगे और फिर दोबारा से मैसेज मैं आपको देता हूँ। इस संडे से हम पहली बार टॉप 50 टॉप को ऑफलाइन सेंटर के रूप में शुरू करना चाह रहे हैं। हो सके तो आप अगर जयपुर से हैं तो आइएगा। इस संडे 11 से 2 मैं क्लास लेने वाला हूं, उसमें 10 सेलेक्टेड टॉपिक आपके सामने मैं एक प्रोजेक्टर पे पढ़ाऊंगा और वहां हो सकेगा, क्योंकि आप मेरे सामने होंगे तो मैं उनको याद कराने की कोशिश करूंगा। वहाँ की सबसे खास बात यह है कि याद कराने की कोशिश करूंगा। बेटर है आप ट्राई कीजिए, आ सकें, नहीं आ सकते हैं तो टेंशन नहीं लेना। 2-3 दिन बाद में उस वीडियो की रिकॉर्डिंग जो होगी उसको हम यूट्यूब पे भी अपलोड करवा देंगे और अपने सुपर 60 में तो डलवा ही देंगे, ओके। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में बात करें तो वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर जो है वो अपने भारत में हुआ था, आवाज़ की एकता, उद्देश्य की एकता, इस तरीके से। उसके अलावा साउथ सेंटर एक्सीलेंट बनाने की घोषणा की। आरोग्य मैत्री करके प्राकृतिक आपदा में हम एक दूसरे का सहयोग करेंगे, ऐसा मोदी जी ने घोषणा की थी। चाइना ने
जो है वो हाइड्रोजन ट्रेन बना ली, इससे पहले यूएसए ने बना ली। इनटेक करके नेपाल का एक जो है वो अपनी प्राकृतिक संरक्षण करने के लिए बनाया गया है। तो इनटेक करके एक उसका शॉर्ट फॉर्म है इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज, ठीक है, ये आयोजित किया जाएगा। ओके, उसके बाद में पंजाबी भाषा को ऑस्ट्रेलिया सरकार के द्वारा जोड़ा गया है। विश्व के राष्ट्रपति आए थे, विश्व जोखिम रिपोर्ट। इंटरनेशनल में कोई खास बात नहीं थी। ओके, राष्ट्रीय में हम बात करें तो एक तो सड़क सुरक्षा पता चल गया आपको 11-17 जनवरी, ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जस्टिस राम सिंह झाला ये अपने राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्य। अध्यक्ष कौन है? गोपाल कृष्ण व्यास। सदस्य कौन है? महेश गोयल। और दूसरे सदस्य जस्टिस राम सिंह झाला। एमएल लठार ये पूर्व डीजीपी हैं, इनको राष्ट्रीय सूचना आयोग का सदस्य बनाया गया है। अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। अब सदस्य कौन कौन हो गए? राजेंद्र प्रसाद बरवड़, लक्ष्मण सिंह राठौर, शीतल धनखड़ और अपने लठार साहब। उसके बाद में राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जा रहा है झालाना जयपुर में। पद्मश्री 3 लोगों को, अहमद हुसैन जयपुर से गजल गायक कलाकार, मूलचंद लोढ़ा डूंगरपुर से सामाजिक कार्यकर्ता, लक्ष्मण सिंह जयपुर के लपोडिया से ये सामाजिक कार्यकर्ता। 5G कोई खास बात नहीं। हमारे राजस्थान में जितने भी न्यायाधीश हैं उनकी 50 की स्वीकृति दी गई है, उसमें से 35 न्यायाधीश इस समय वर्तमान में। बाकी कोई इंपॉर्टेंट याद नहीं रखना है। ओके, इस समय याद रख सकते हो तो मुख्य न्यायाधीश कौन है? अपने पंकज मित्तल। संविधान पार्क अपने राज्यपाल के राजभवन में बनाया जा रहा है, उद्घाटन जो किया गया था राष्ट्रपति के। एक सवाल अपना जम्बूरी से बनता है तो रिमाइंड कर लेते हैं। देखो, 18वां जम्बूरी हमारे पाली में रोहट नाम की जगह पे हुआ। इससे पहले 17वां मैसूर कर्नाटक में हुआ था। ये जो स्काउट होते हैं उनका एक सम्मेलन होता है, इसमें अलग अलग प्रतियोगिताएं भी होती हैं। ओके, उद्घाटन राष्ट्रपति मुर्मू जी के द्वारा किया गया था। इसमें मुख्य आयुक्त निरंजन आर्य भी शामिल हुए थे। थीम थी शांति के साथ प्रगति। प्रोमो गीत था पाली धरा पर लाग्यो मेलो। ओके, ये प्रोमो गीत था, ठीक है। राजस्थान राज्य को जम्बूरी में सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पहला पुरस्कार दिया गया था। उसके अलावा एक सवाल ये भी बनता है, क्या ये पहली बार हुआ था राजस्थान में? नहीं, इससे पहले 1956 में जयपुर में जम्बूरी का आयोजन किया गया है, ठीक है, ये ध्यान रखना। ऑल इंडिया के जितने भी स्कूलों की स्काउट गाइडिंग होती है उनको मिलकर के एक पूरा इंडिया लेवल पे सम्मेलन होता है, उसे बोला जाता है जम्बूरी, ठीक है। ये हो गए अपने राष्ट्रीय। एंड उसके अलावा G20 रोजगार अपना जोधपुर का हो ही गया है, ये कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। खिमराज समिति पदोन्नति संबंधित जितने भी प्रावधान थे उनको सही करने के लिए एमन बानो, ध्यान रखना, इंस्पायर्ड अवार्ड दिया गया है, जोधपुर की हैं, इनको दिया गया है। ओके, उसके अलावा इसमें और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। ये हो गया अपना राष्ट्रीय परिदृश्य। अब हम चलते हैं ये अपना दिवस एवं सप्ताह, ये तो ध्यान रख लेंगे, आप सबको याद हो। 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, हिंदी दिवस 10 जनवरी, युवा दिवस 12 जनवरी, सेना दिवस 15 जनवरी, पराक्रम दिवस 23 जनवरी। ओके, बालिका दिवस 24 जनवरी और शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी, पर्यटन दिवस 25 जनवरी और मतदाता दिवस 25 जनवरी। हो गए आपके दिवस। जयपुर इंटरनेशनल फिल्म महोत्सव जो हुआ था वो अपने जयपुर में होता है, ठीक है। अब इसमें याद रखना तो क्या है, अर्पणा सेन को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। बाकी तो इसमें 50 एक्टिविटी होती हैं, अगर जयपुर से रहते हैं तो जा सकते हो, बहुत अच्छे अच्छे साहित्यकार इसमें शामिल होते हैं। सड़क सुरक्षा कोई खास बात नहीं, युवा सम्मेलन कोई खास बात नहीं, क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम कोटा में पैसा दिया गया, कोई खास बात नहीं, ठीक है। उसके अलावा हस्त उद्योग राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव ये अपना जोधपुर में मनाया गया था। उसके अलावा ये कोई खास बात नहीं है। जयपुर लिटरेचर अभी जस्ट मैंने आपको बता दिया गया। ओके ओके, अच्छा, ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वाला ओके जयपुर में हुआ था। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, इसमें कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार सच्चिदानंद जी को दिया गया था, मलयालम का भी है। ओके, 811वां आउट्स कोई खास बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना, वो अपना आर्ट कल्चर का सवाल है कि कहाँ के आते हैं इसमें, तो किसके द्वारा झंडा बुलंद कर करके दरवाजे पर जो है चढ़ाया जाता है, तो गौरी परिवार है भीलवाड़ा का, उनके द्वारा। ओके, ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। ये राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो कहाँ हुआ, बस इतना, बोरनाड़ा जोधपुर में। ओके, बस किसके द्वारा कराया जाता है, REPC राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। ओके, बर्ड फेस्टिवल गोल्डन पार्क उदयपुर में, ऑपरेशन सरदवा BSF के द्वारा, रामदेव पशु मेला नागौर में, ऊँट महोत्सव बीकानेर में। ये ध्यान रखना, कोमल सिंह को मिस मरवड़ और मिस्टर बीकाना रविंद्र जोशी को।
राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव, कोई खास बात नहीं है इसमें से, ठीक है। कहाँ होता है, बस इतना, टेक्नो हब राजस्थान में, ओके। करवाता कौन है, ये खास बात है एक्चुअली में, ओके। राजस्थान इन्वेस्टर कॉन्क्लेव कौन करवाता है, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के आई स्टार्ट और आई स्टार्टअप चौपाल के द्वारा करवाया जाता है। पतंग महोत्सव फ्रांस के आए थे, तो उनके जो है मुख्य अतिथि थे, ओके। ये तो हो गए अपने विश्व सप्ताह और ये दिवस हो गए। अब हम खेल प्रदर्शन, कोई खास नहीं है इसमें। महिला अंडर 19 का भारत जीता था, कप्तान शेफाली वर्मा थी, ये ध्यान रखना, ओके। शेफाली वर्मा कप्तान थी और अपने इंडिया ने महिला अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, ओके। ऑस्ट्रेलियाई ओपन, नोवाक जोकोविच, आगे भी ध्यान रखोगे, आगे यही नाम आएगा। और महिलाओं में अरेना साबेलेंका बेलारूस की। ये इम्पोर्टेंट है स्पोर्ट में। हमारे उड़ीसा में 15वां हॉकी विश्व कप हुआ था, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट। विजेता कौन था, जर्मनी, और भारत का स्थान कौन था, 19वां, ओके। ये हो गए अपना स्पोर्ट। इधर हम बात करते हैं ऑपरेशन, रिमाइंड कर सकते हैं, 2 मिनट में लगेंगे। संगम, यूएस इंडियन नेवी। हरिमऊ, भारत मलेशिया। काजिंद, भारत कजाकिस्तान। सूर्यकिरण, भारत नेपाल। वीर गार्जियन, भारत जापान वायुसेना, जापान में, ओके। ट्रॉपेक्स, हिंद महासागर का सबसे बड़ा अभ्यास, ओके। मारेक्स, भारत श्रीलंका और अमेरिका वाला। प्रलय, भारतीय वायुसेना का LACP किया जाता है। ऑप्स अलर्ट BSF के द्वारा किया जाता है भारत पाक सीमा पे। एम्फेक्स, तीनों सेनाओं का आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। वरुण, भारत फ्रांस का, कंबाइंड ध्यान रखना, वरुण भारत फ्रांस का। और साइक्लोन, भारत और मिस्र का, ये ध्यान रखना है, ओके। उसके बाद में ये अपने पुरस्कार थे। पुरस्कार में पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री। विभूषण वाले बालकृष्ण दोषी, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप मेलोमिस, श्रीनिवास वर्धन, मुलायम सिंह यादव। पद्म भूषण में मंगलम बिरला, सुधा मूर्ति और 7 और थे, यानी टोटल 9 थे। पद्मश्री में राकेश झुंझुनवाला, रवीना टंडन, ये तो नाम है ही। 91 लोगों को दिया गया था। राजस्थान के 3 लोग थे, मूलचंद लोढ़ा, लक्ष्मण सिंह, अहमद हुसैन, ओके। ये डन। उसके बाद में अंतररक्षा प्रौद्योगिकी में पेंटावोलेंट टीका, कृत्रिम सिनोप्स बेंगलुरु में, जवाहरलाल सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के लिए। और एक नया ग्रह खोजा गया है पृथ्वी के आकार का, TOI 700E, ठीक है। ये बस इतना ध्यान रखना है। एंड देन उसके बाद में आर्थिक प्रदर्शन की बात करें तो UPI अलाउ कर दिया गया है 10 देशों में। गुजरात को सबसे ज़्यादा निवेश मिला। मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है 2023 को। हम ऑटो के मार्केट में 3रे नंबर पे आ गए हैं, ओके। और GDP के मामले में भी हम 5वें नंबर पे आ चुके हैं, ओके। एंड देन उसके बाद में अपनी राष्ट्रीय प्रदर्शन की प्रमुख खबरें, उनमें है 17वां गणतंत्र दिवस। कौन आए थे यहाँ पे, ये इस बार मिस्र के राष्ट्रपति आए थे। क्या नाम था, कमेंट लिख दीजिए सब के सब, ओके। तनु सिंह पहली बार क्लास ली है, वेलकम। लक्ष्मी श्रीवास्तव, वेलकम सर। नोट्स, ओके। ये PDF आपको मिल जाएगी अपना टेलीग्राम पे और अपना एप्लीकेशन। सुपर 60 वालों को पहले ही दे दी है मैंने सबको, ओके। सो आप मुझे बता दीजिए कि आज का सेशन कैसा लगा, और मिस्र के राष्ट्रपति का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम बदल दिए गए हैं, किन के नाम पे, परमवीर चक्र में, जबकि अपने राजस्थान के मेजर पीरू सिंह, मेजर शैतान सिंह, और सबसे बड़ा द्वीप मेजर सोमनाथ सिंह के नाम पे। और उसके अलावा रोज द्वीप का नाम सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पे, नील द्वीप का नाम शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नाम स्वराज द्वीप। यूविन महिलाओं बच्चों के टीकाकरण के लिए डिटेल रिकॉर्ड रखेगा। परख NCERT के आधार पे राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक। आकांक्षी, ये तो ब्लॉक्स बनाए गए हैं जिनको ईज ऑफ लिविंग के माध्यम से डेवलप किया जाएगा। मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान, ठीक है। नालंदा में 2 स्तूप खोजे गए, कोई बात नहीं है। जोका कोलकाता में एक केंद्र संस्थान बनाया गया है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल एवं स्वच्छता संस्थान। उसके बाद संवेद शिखर, ये झारखंड के पारसनाथ पहाड़ी में, ओके। G20 का स्वास्थ्य वाला, ये तिरुवनंतपुरम केरल में। शेरपा वाला उदयपुर में, और व्यापार वाला जोधपुर में। युवा महोत्सव, ये हुबली धारवाड़ में। 108वां भारतीय कांग्रेस सेशन, ये अपना महाराष्ट्र में संत तुकडोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय में। और महिला सशक्तिकरण, ओके। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ये इंदौर MP में, ओके। कोयला गैसीकरण पे पहला उर्वरक संयंत्र तलचर में। अक्षरधाम एक्सप्रेस नाम कर दिया गया है गुजरात संपर्क क्रांति का। CRIS इंडियन की रेलवे के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का यूज करके वेटिंग लिस्ट में कमी लाने का प्रयास। MV गंगा ब्लास्ट क्रूज, ये जाएगा अपना वाराणसी से और असम के डिब्रूगढ़ तक, ओके। ये अपना पूरा का पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो गया है, ओके।
यस, वो उसमें जून का नाम लिखा हुआ है गलती से, उसका नाम चेंज करके मई होगा, ठीक है, मई करंट अफेयर्स होगा, जून वाला अभी लिखा जा रहा है। ओके, जून वाले की हैंड राइटिंग अभी हो रही है। ओके, ओके, तो नहीं नहीं, एक्चुअली में वो नाम जो है वो जून लिख दिया गया है गलती से, उसका नाम मई हो जाएगा, तो वो चेंज हो जाएगा। सो हाउ वाज द सेशन? अभी के लिए आप अजय राठौर या कोई और भी, अभी के लिए मेरा सजेशन है कि अपना लेक्चर देखें और अपने हैंड रिटन नोट्स को प्रिंट करा लें। ओके, मेरा सजेशन इतना है। ओके, मिस्र के राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह सीसी। गुड, बहुत शानदार। सो आज का सेशन आपको कैसा लगा, और मुझे बताइए कि अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो थम्स अप कीजिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसी तरीके से नेक्स्ट आपको बहुत जल्दी सेशन लेके आऊँगा। एंड वंस अगेन मैं आपको बोलना चाहता हूँ, टॉप 50 टॉपिक्स को मैं ऑफलाइन आपके लिए कराने वाला हूँ। मेरा फ़ोन ऑफलाइन होने वाला है क्योंकि बैटरी ख़त्म हो चुकी है। तो बहुत शानदार सेशन रहा मेरी तरफ से, एंड आपकी तरफ से भी बहुत अच्छी कनेक्टिविटी रही। उम्मीद है कि आप इसी तरीके से कंटिन्यूस पढ़ाई करेंगे एंड निश्चित बेस्ट रिजल्ट निकाल के देंगे प्रीलिम्स में, ठीक है। थर्ड टेस्ट का रिजल्ट मैं अभी कल सुबह आपको आपके जो भी ऑफलाइन टेस्ट और सभी ग्रुप में भेज दूंगा। ओके, सो थैंक यू ऑल कनेक्टिंग विद मी, एंड थैंक यू। एंड नेक्स्ट सेशन भी कल शाम को 9:30 बजे रखेंगे, तब आप जुड़ना। ओके, थैंक यू ऑल।